देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। और इस क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरी बुक पढ़ाने जा रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं हम लोग हर एक क्वेश्चन को इसमें डिस्कस जरूर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मैं पूरी किताब पढ़ाऊंगा, इसमें जितने चैप्टर रहेंगे हर एक चैप्टर को हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि और खास तौर से मैं बीच बीच में से भी आपको चैप्टर जरूर पढ़ा सकता हूं जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें अगर आप देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई हिंदी गद्य साहित्य का विकास बताओ। ठीक है, यही पहला चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, गद्य साहित्य मतलब आप लोग समझते हो, गद्य साहित्य का मतलब होता है जब हम लोग कहानी, उपन्यास, नाटक, जब हम लोग इसकी बात करते हैं उसी को गद्य बोला जाता है। ठीक है, कविताएं जो होती हैं उनको पद्य साहित्य कहा जाता है। और कविता को छोड़ करके जितना भी लिखा जाता है, जो भैया कहानी लिखी जाती हो, यात्रा वृत्तांत लिखा जाता हो, आत्मकथा लिखी जाती हो, जीवनी लिखी जाती हो, जो कुछ भी लिखा जाता है वह सारा किस में आता है? गद्य साहित्य में आता है। कविताएं ही पद्य में आती हैं। तो भाई मेरे हम लोग इसमें देखेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य का लेखन शुरू कैसे हुआ। देखिएगा, आधुनिक काल के आरंभ होने से पहले अर्थात 19वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा भी गद्य साहित्य की रचना बहुत अधिक नहीं थी। यानी कह सकते भाई जब आधुनिक काल शुरू हुआ तो खास तौर से गद्य में, जैसे कविता हो, जैसे कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, इसमें हिंदी गद्य साहित्य की रचनाएं बहुत कम थी। यानी गद्य बहुत पहले कम लिखा जाता था। ठीक है, आज खड़ी बोली हिंदी साहित्य की भाषा है, किंतु आधुनिक काल में यानी 16वीं 17वीं शताब्दी में इसका साहित्य में प्रयोग बहुत कम होता था। यानी कह रहे भैया जो साहित्य लिखा जाता था, यानी हिंदी में जो कविता लिखी जाती थी, जो कहानी लिखी जाती थी, कविता हटा दीजिए, जो कहानी लिखी जाती थी, जो नाटक लिखा जाता था, जो उपन्यास लिखा जाता था, जो यात्रा वृत्तांत लिखा जाता था, उसमें कह सकते हो जी कि जो गद्य है, और गद्य हो कुछ भी हो, हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत कम होता था। पहली बात, यानी हिंदी भाषा में साहित्य जो है वो आप लोग कह सकते हो कम से कम लिखा जाता था। ठीक है, और जो कुछ लिखा जाता साहित्य वो ब्रज भाषा में ज्यादातर लिखा जाता, क्योंकि उस समय कह सकते हो कि भाई ब्रज भाषा का बड़ा बोलबाला था। ठीक है, ब्रज भाषा में सब कुछ लिखा जाता था। लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रज भाषा में होती रही, यानी लंबे समय तक अगर आप लोग देखेंगे तो गद्य में यानी कविताएं तो होती थी, लेकिन जैसे हम खासतौर से यहां बात करेंगे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ये सब भी ब्रज भाषा में लिखे जाते थे। भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए काव्य की रचना होती थी, लेकिन आपस में विचार विनिमय के लिए अलग प्रकार की भाषा होती थी। बोलचाल की भाषा अलग थी, और कह सकते हो कि भैया ब्रज भाषा जो है उसका प्रयोग गद्य रचनाओं में खूब हो रहा था। यानी हिंदी भाषा में जो गद्य लेखन है वह बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, या हिंदी भाषा में जो गद्य लिखे जाते थे वो लगभग नए के बराबर लिखे जा रहे थे। आरंभिक हिंदी गद्य की दृष्टि से ऐसी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया गद्य की शुरुआत कब से शुरू हुई, कहानी कब से लिखन शुरू हुआ हिंदी में कहानियां कब से लिखनी शुरू हुई। अगर जैसे हम लोग बात करें उपन्यास कब से लिखने शुरू हुए, खास तौर से जो आधुनिक काल है उसी में तो हिंदी भाषा का विकास हुआ और हिंदी में सारी चीजें लिखी जाने लगी। पहले तो भाई मेरे ब्रज भाषा का, अवधी भाषा का, इनका बोलबाला बहुत था, तो इन्हीं भाषाओं में सब कुछ लिखा जाता था। अब ब्रज भाषा गद्य क्या है? देखो, ब्रज साहित्यिक भाषा थी, यानी जो कुछ साहित्य यानी जो कवि लोग जो कुछ लिखते थे वह ज्यादातर कवि किस में लिखता था? ब्रज भाषा में लिखता था। भाव विचार व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन इस भाषा के बोलचाल के रूप का प्रयोग साहित्य में होता है। आप तो जानते ही होंगे कि विद्वानों ने आम आदमियों की भाषा से अलग होती, भाई जो विद्वान होते हैं, जो साहित्यकार होता है, उनकी भाषा कह सकते भी जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उससे कह सकते आम लोगों की भाषा से अलग होती है।
जबकि कोई विद्वान या उपदेशक अपने मत का प्रचार करना चाहता है तो उसे भैया सामान्य भाषा, लोगों की भाषा में कहना पड़ता ना। इस प्रकार गद्य प्रणय का कारण यह भी है कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश, भाई गद्य से आप कह सकते हैं कि लेखक जो अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता है वह अपनी बात को क्या है, आसानी से पहुंचा सकता है ना। आरंभिक ब्रज भाषा गद्य में प्रयोग इसी उद्देश्य से होता था। भाई लोगों को लगता था भाई ब्रज भाषा लोगों की भाषा है, इसलिए कह सकते कि जो गद्य का लेखन हो रहा था, यानी जो कहानियों का लिखी जा रही थी, जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, या कह सकते हैं कि जो आत्मकथा लिखी जा रही थी, जो जीवनी लिखा जा रहा था, तो भाई गद्य में, इस गद्य ब्रज में इसीलिए लिखे जाते थे क्योंकि उनको लगता था आम लोग इसको, आम लोगों की भाषा इसको समझेंगे। गद्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी गई। ये टीकाएं की भाषा दिखाई पड़ती है, यानी कह सकते हैं शुरू में जो गद्य लिखा जाता था वह ब्रज भाषा में ज्यादातर लिखा जाता था, अवधी भाषा में लिखा जाता था। गद्य जो लिखा जाता था हिंदी भाषा में कह सकते हो कि भाई ये गद्य पहले ज्यादा नहीं लिखा जाता था। ठीक है, गद्य रचना का काल कह सकते कि 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। उदाहरण से स्पष्ट है कि गद्य के साथ, पद्य के साथ गद्य का लेखन होता था। ब्रज भाषा गद्य का प्रमाणिक रूप 17वीं शताब्दी में हमें दो रचनाएं मिलती हैं। पहला है 84 वर्ण की वार्ता और दूसरा है 252 वैष्णव की वार्ता, औरंगजेब की काल में लिखी हैं। और कह सकते हैं भैया ब्रज भाषा में लिखी गई। लेकिन इसी प्रकार 1660 के आसपास अगर आप देखेंगे भक्त नंभादास की रचना जो है वह ब्रज भाषा गद्य में देखने को मिलता है। उनकी भाषा सामान्य बोलचाल की है, हालांकि बहुत कुछ परिमार्जित है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय ब्रज भाषा में गद्य की रचना छुटपुट रूप से होती थी, लेकिन परंपरा उतनी विकसित नहीं थी। ब्रज भाषा सीमित क्षेत्र है भैया। अगर आप देखोगे तो भैया गद्य में तो लेखन तो हो रहा, गद्य तो लिखा तो जा रहा, लेकिन वो ज्यादातर किस में लिखा जा रहा था, ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। और भैया ब्रज भाषा केवल ब्रज क्षेत्र तक सीमित थी, मथुरा और वृंदावन तक सीमित थी ब्रज भाषा, कह सकते हो। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के बाहर संपर्क भाषा नहीं थी ब्रज ना, इसलिए गद्य की क्षमता का विकास नहीं हो पाया ब्रज भाषा में। यही कारण है कि ब्रज भाषा काव्य की भाषा बनी रही, लेकिन खड़ी बोली ने गद्य का स्थान ले लिया। भैया ब्रज भाषा में तो कविता लिखी गई, लेकिन आने वाले समय में कह सकते हो कि जो कहानियां हैं, जो उपन्यास हैं, जो जीवनी है, वो भाई मेरे ब्रज भाषा में नहीं, उसकी जगह पर कहानियां उपन्यास कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया। क्योंकि खड़ी बोली जो हिंदी है उसका क्षेत्र बड़ा था, वो बड़े एरिया में बोली जाती थी। तो कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि भैया किसका विकास हुआ, गद्य का विकास हुआ। खड़ी बोली गद्य कैसे शुरू हुआ, देखो हमने देखा है कि किन कारणों से ब्रज भाषा गद्य की परंपरा में आगे नहीं बढ़ी। भाई ब्रज भाषा गद्य में आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि ब्रज भाषा एक सीमित भाषा थी जिसको मथुरा के लोग जानते थे, वृंदावन के लोग जानते थे। एक बहुत छोटे से क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती थी। बाकी लोग तो भैया ब्रज भाषा को तो जानते नहीं थे, ठीक है, बाकी आदमी तो अनजान था ब्रज भाषा से ना। इसीलिए गद्य में ज्यादातर जो गद्य लिखे गए वो हिंदी में लेखन आगे शुरू होगा, क्योंकि ब्रज तो भैया सीमित इलाके में थी। ठीक है, अब हम देखेंगे खड़ी बोली गद्य का विकास किन कारण से हुआ। खड़ी बोली आम लोगों की भाषा थी, कह सकते भाई मेरे कि जो खड़ी बोली थी वह आम लोगों की भाषा थी, कॉमन मैन की भाषा थी, किसान की भाषा थी, मजदूर की भाषा थी, आम जनता की भाषा थी। इसलिए खड़ी बोली में गद्य लिखे गए। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि खड़ी बोली के विकास में संभव हुआ। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने लगी। यानी कह सकते भाई मेरे जो खड़ी बोली है वह 14वीं शताब्दी में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। मुगल शासन की सुविधा के लिए और आम जनता से संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ हुआ। मुगल भी बाहर से आए थे, उनकी मातृभाषा तुर्की थी, राजकीय कामकाज फारसी में होता था। यानी जब खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा तो फारसी और खड़ी बोली मिक्स करके बोली जाती थी। पढ़ा लिखा लोग, बोलचाल के लोग फारसी का प्रयोग करते थे और फारसी आगे बढ़ करके हिंदवी या हिंदी भाषा के रूप में या उर्दू के रूप में व्याख्यात हुई। यानी कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में
शायरी करना शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियां लिखना शुरू किया। यानी भैया खड़ी बोली में सबसे पहले लिखना किसने शुरू किया था? अमीर खुसरो ने शुरू किया था। उसने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था। किसने शुरू किया जी? अमीर खुसरो ने सबसे पहले शुरू किया था खड़ी बोली में लिखना। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिणी हिंदी जो है 14वीं से 18वीं शताब्दी तक कई सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए। ख्वाजा बंदा नवाज और गैजू दराज, इन लोगों ने कह सकते कि खड़ी बोली में अपने गद्य लिखे। मुल्ला वाही ने 1635 में प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ सबरस की रचना की, जिसका आरंभ इस प्रकार होता है। मुगल काल ने खड़ी बोली का विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। यानी भारत में कह सकते भाई मेरे कि मुगल काल जिस समय चल रहा था उस समय हम लोग कह सकते कि खड़ी बोली का विकास हुआ। ठीक है, खड़ी बोली कब विकसित हुई? मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली भारत में और जगह फैली। खड़ी बोली मुगल काल के समय संपर्क भाषा बन गई। यानी लोग ज्यादातर कह सकते हो कि खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादातर लोग कर रहे थे। यानी उस समय आम जो आदमी है, जो आम जनमानस है, वो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहा था। जब अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब विशाल साम्राज्य को संगठित करने के बाद दिल्ली, आगरा शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद शहर बने। इस कारण से व्यापार बढ़ा और खड़ी बोली अब तो संपर्क भाषा बन गई, इसलिए व्यापारियों की भाषा भी खड़ी बोली बन गई। खड़ी बोली गद्य का प्रमाणिक रूप से हमें मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना में मिलता है। इनकी रचना 1570 के आसपास है। ये कह सकते हैं साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा की समय अपेक्षा रही। खड़ी बोली ऐसे समय में उभरी जब कह सकते कि पूरे भारत में एक ऐसी भाषा को आजमाना था जो भैया हर आदमी बोलता हो। तो कह सकते कि भाई खड़ी बोली इसका स्थान लेने में उसको कामयाबी मिली। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि आज यह समय है कि खड़ी बोली कम समय में पूरे देश में फैल गई और तेजी से कह सकते कि खड़ी बोली में गद्य लिखे जाने लगे। यानी कह सकते भाई मेरे कहानियां, उपन्यास, कह सकते कि यात्रा वृत्तांत, लोक कह सकते जीवनी, आत्मकथा, खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाने लगा और इससे कह सकते खड़ी बोली का विकास भी हुआ। खड़ी बोली का विकास कह सकते हो कि खास तौर से अगर हम लोग बात करेंगे, या धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में तेजी से बढ़ा और 19वीं शताब्दी में कह सकते कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में खड़ी बोली कह सकते हो कि एक प्रकार से गद्य की भाषा बन गई। आगे आने वाले समय में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इन लोगों ने कह सकते कि खड़ी बोली के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई और खड़ी बोली कह सकते कि गद्य की भाषा बनी। और ज्यादातर जो गद्य रचनाएं हैं और खड़ी बोली के विकास में अगर हम लोग बात करेंगे, अंग्रेजों ने बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था भाई भारत में अगर शासन प्रशासन चलाना है तो एक ऐसी खड़ी बोली का विकास में किसकी भूमिका रही? भैया अंग्रेजी साम्राज्य की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि अंग्रेजों को एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो पूरे देश में बोली जाती हो या पूरे देश को समझ सकें, क्योंकि अंग्रेज भारतीय साहित्य और भारतीय जनमानस और भारत को समझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का समझने का प्रयास किया, इससे खड़ी बोली का विकास भी हुआ। ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करने लोग आते थे, उन लोगों ने भी कह सकते भैया खड़ी बोली के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। जब नए नए आविष्कार होते, खास तौर से प्रिंटिंग प्रेस लगती है और छापा खाना आ जाता है, पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा में छपने लगती है, तब हम लोग कह सकते कि यानी शिक्षा के प्रसार ने और नवीन आविष्कारों ने, जब प्रिंटिंग प्रेस लगी, जब पत्रिकाएं छपने लगी, उससे भी कह सकते कि भारत में खड़ी बोली के विकास में एक बड़ी महारत। शिक्षा का विस्तार, जैसे जैसे भारत में नई शिक्षा नीति आती है, उस शिक्षा व्यवस्था ने भी कह सकते हो कि भारत में खड़ी बोली के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। भाई जैसे जैसे एजुकेशन विस्तारित हुआ और अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत में शिक्षा नीति का विस्तार किया, उसने कह सकते कि भैया खड़ी बोली के विकास में एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई। समाज सुधार आंदोलन बहुत सारा, आप सबको पता होगा कि जैसे हमारे देश में कई सारे, जैसे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय है, आर्य समाज,
इस प्रकार के लोगों ने जब भाई समाज सुधार आंदोलन चलाए तो उन लोगों ने खड़ी बोली का सहारा लिया, क्योंकि खड़ी बोली कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। तो समाज सुधार आंदोलनों के कारण भी कह सकते कि खड़ी बोली का विकास हुआ, और खड़ी बोली जो है वह कह सकते हो कि उसके विकास में यहां पर इसका एक मदद मिली, एक प्रकार से कह सकते हैं। खड़ी बोली की विकास में हम लोग कह सकते हैं कि जो समाज सुधार आंदोलन हुए उनकी एक बड़ी भूमिका रही। हिंदी गद्य का विकास में कह सकते भैया पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन खूब होने लगा, जब प्रिंटिंग प्रेस लग गई, जब छपा खाना आ गया, इससे भी कह सकते कि भारत में गद्य, हिंदी गद्य और खड़ी बोली के विकास में बड़ी मदद और बड़ी भूमिका रही। और जब भाई गद्य लेखन शुरू हुआ, गद्य लेखन में कह सकते कि 1800 में जब अंग्रेजों के प्रयास से फोर्ट विलियम कॉलेज बना और वहां पर हिंदी विभाग बना, उस हिंदी विभाग ने कह सकते कि भारत में गद्य लेखन में हिंदी में उसने कह सकते एक बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार से कह सकते भाई हिंदी गद्य के विकास में लल्लू लाल जी, पंडित सदल मिश्रा, इस प्रकार से अंग्रेजों की नीति यही थी भैया अंग्रेजी भाषा का विस्तार करें, लेकिन भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए उनको हिंदी भाषा की आवश्यकता थी, इसलिए उन लोगों ने हिंदी का प्रयोग किया। और इससे कह सकते कि हिंदी भाषा गद्य के विकास में इसकी बहुत सारा हम लोगों को क्या मदद मिली। भैया पहले गद्य जो लिखे जाते थे वो किस में लिखे जाते थे, वो ब्रज भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे आधुनिक समय आया तो कह सकते कि गद्य जो थे, गद्य मतलब होता है जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, निबंध है, ठीक है। साथ में हम लोग कह सकते हो कि जैसे लोग को जैसे यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, ये सारे धीरे धीरे पहले ब्रज में थे, बाद में खड़ी बोली हिंदी में इनका लेखन शुरू हुआ और खड़ी बोली हिंदी में इनको लिखा जाने लगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, हिंदी गद्य की विविध विधाएं। देखो हिंदी गद्य की अगर हम लोग विधाओं की बात करें तो इसमें जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ये 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे हिंदी गद्य में नाटक बताओ, उपन्यास बताओ और कहानी बताओ। ये जैसे पूछेगा नाटक तो ये आपको बताना पड़ेगा भाई मेरे कि नाटक क्या होता है, नाटक किस प्रकार से लिखा जाता है, नाटक को लिखने का क्या तौर तरीका है, उसी की बात करेंगे। जैसे उपन्यास कैसे लिखा जाता है, उपन्यास में कैसे कैसे पात्र होते हैं, उपन्यास का एक प्रकार से वातावरण कैसे होता है। जिसे हम लोग कहानी की बात करेंगे तो जैसे हिंदी गद्य में पूछ लेगा हिंदी गद्य में कहानी बताइए, तो कहानियां कैसी लिखी जाती हैं, कहानियों को लिखने का स्वरूप क्या होता है, या कहानियां किस प्रकार से भारत में लिखना शुरू हुई है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, उसमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे हिंदी गद्य में नाटक की बात करेंगे। देखो भाई नाटक क्या है, नाटक बहुत ही प्राचीन कला है और आप लोगों ने अपने बचपन में गली मोहल्ले में शहरों में बहुत सारे नाटक देखे होंगे, ठीक है। जैसे रामलीला एक प्रकार का नाटक होता है, रासलीला एक प्रकार का नाटक होता है, ठीक है। नाटक में कह सकते हमारे सामने कलाकार आकर के अभिनय करते हैं ना, जैसे फिल्मों में भी एक प्रकार का नाटक ही तो होता है। अरे भैया नकल करना किसी चीज की नाटक है, और आप लोगों ने नाटक तो खूब देखा होगा ना, ठीक है। नाटक जो है नट धातु से बना है, नाटक रूपक भेद है, संस्कृत को आचार्यों ने रूपक को काव्य कहा है, नाटक एक काव्य शब्द है। आज हम कविता शब्द का प्रयोग, नाटक कह सकते हैं कि भैया जिसको हम देखते हैं और सुनते हैं, दोनों होता है। भैया आप लोगों ने नाटक देखा होगा ना, अरे जो टीवी में सीरियल आता है उसको भी कई लोग नाटक कहते हैं, ठीक है। और नाटक कह सकते हैं कि हम लोग नाटकों को देखते भी हैं सुनते भी हैं। अरे भाई नाटक से सुनते भी कान से ना, और देखते भी हम लोग उनको मंचों पर जा करके। कान से सुनने और आंख से देखने की दृष्टि के आधार पर नाटक भैया श्रवण भी होता है और दृश्य भी होता है, यानी हम उसको सुनते देखते भी हैं। जिन रचनाओं का आनंद मुख्य रूप से सुनकर के लिया जाता है उन्हें श्रव काव्य कहते हैं, और जो जिसको हम देख करके लेते हैं उसका दृश्य काव्य कहते हैं। तो नाटक जो है उसको सुना भी जाता है, उसको देखा भी जाता है, श्रवण भी होता है इसको। और नाटक में बहुत सारी, जब नाटक को लिखा जाता है उसमें कई सारी चीजें, नाटक में सबसे पहले होती थी जी कथा वस्तु। नाटक को जब हम लिखते हैं उसमें कोई ना कोई कहानियां होती, कोई ना कोई कथा होती है।
फिर उसका परिवेश होता है भैया, वो गांव का नाटक है या शहर का नाटक है या किसी कैसा नाटक है। फिर नाटक की होती है जी, नाटक में क्या होते हैं जी, पात्र होते हैं। नाटक में अगर आप देखो कई सारे पात्र होते हैं, उसमें कुछ महिला पात्र होंगी, कुछ पुरुष पात्र होते हैं, किसी किसी नाटक में ज्यादा लोग होते हैं किसी। फिर नाटक की होती है जी भाषा और संवाद, उसमें जो डायलॉग होता है उसी बोलते हैं नाटक की भाषा और संवाद होता है। फिर नाटक की होती शैली, नाटक किस शैली में कहा गया, जैसे एक प्रकार से या शैली है, जैसे मान लो कि बहुत भावुक होकर के नाटक लिखा गया है, या बहुत एक प्रकार से कह सकते बहुत क्रांतिकारी एक प्रकार से देशभक्ति का नाटक है। इस प्रकार से नाटकों की शैली होती है। फिर होता है नाटक का उद्देश्य। भैया हर नाटक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, भैया नाटक क्या कहना चाहता है, क्योंकि नाटक जो हमारे यहाँ पर होते हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा भाई, क्योंकि हम नाटक के जरिए नाटक दिखा करके जनता को कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं, जनता को हम लोग कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए हर नाटक का क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होता है, वो तो होगा है। नाटक कितने प्रकार के होते हैं भाई, नाटक बहुत प्रकार का होता है। पहला होता है जी रेडियो नाटक, आप लोगों ने रेडियो पर भी नाटक सुने होंगे भाई, रेडियो पर बहुत सारे नाटक आते हैं ना, खास तौर से रेडियो वाले जो नाटक है हमको सुनाई देते हैं, ठीक है, जिसमें उसमें हर चीज को हम सुनते भाई। रेडियो पर नाटक पहले आते थे, आज भी रेडियो पर नाटक। दूसरा होता टेलीविजन नाटक, अरे टीवी पर जो सीरियल आते हैं उन्हीं को नाटक बोलते हैं, और बहुत सारे लोग टीवी सीरियल देखते नहीं, नागिन वागिन जो सीरियल उरियल आता है, तारक मेहता है, पहले FIR आता था, ठीक है। इस प्रकार के जो नाटक हैं हम लोग वहां इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेलीविजन नाटक हैं जो खास तौर से जिनको हम सुनते भी और देखते भी हैं, ठीक है, जो टीवी पर नाटक आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगला नाटक होता है जी नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के प्रकार से जो मंचों पर नाटक होता है, नुक्कड़ यानी किसी गली मोहल्ले में जो नाटक होता है उसी को भाई हम लोग बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक क्या होता है, नुक्कड़ नाटक खास तौर से मंचन किया जाता है, जिसमें हम आमने सामने देखते हैं, जो जैसे रामायण जैसे रामलीला नहीं होती है उसी प्रकार से नुक्कड़ नाटक होता है, छोटा मोटा अगर कोई। फिर होता है एकांकी नाटक, यानी कोई बहुत बड़ा नाटक हो, उसका किसी एक अंक को जब बताया जा रहा हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकांकी नाटक कहा जाता है, यानी उस नाटक के किसी एक अंक का मंचन किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से नाटक होते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करें भैया उपन्यास। उपन्यास जो है साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधाओं में से एक है। क्या है, उपन्यास है। और आप लोगों ने कोई ना कोई उपन्यास तो अवश्य पढ़ा होगा। उपन्यास पढ़ते समय हम लोगों को ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है, और उपन्यास में क्या होती भैया, कथा होती है और पात्र होती है, दो ही चीज होती है। उपन्यास में एक तो स्टोरी चलती है, कहानियां चलती हैं, और उसमें कैरेक्टर आते हैं। हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ बताता है। हर कैरेक्टर के जीवन में जो दुख है, जो सुख है, वही कह सकते हैं कि उपन्यास पूरा उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। उपन्यास के माध्यम से लेखक एक प्रकार से कह सकते हो कि मानव जीवन की तस्वीर को प्रस्तुत करता है, और लेखक स्वयं भी उसमें डूब जाता है। और उपन्यास जो होता बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखोगे प्रेमचंद के उपन्यास हैं, जैसे आपने गोदान है, गबन है, काफी उपन्यास हैं। पहले हमारे यहाँ पर जो उपन्यास लिखे जाते थे, उपन्यास हिंदी में उपन्यास लिखने का आरंभ भारतेंदु ने किया है, लेकिन उससे पहले भी हमारे देश में उपन्यास लिखे जाते, जैसे बंगाली उपन्यास है, मराठी उपन्यास है, अंग्रेजी में भी उपन्यास होता था। वही बाद में फिर कह सकते कि हिंदी में उपन्यास लिखने का चलन हमारे यहाँ पर शुरू हुआ है। उपन्यास में पात्र बड़े इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर हैं, और उन पात्रों के माध्यम से पूरी तरह से स्टोरी और कहानियां चलती हैं, ठीक है। और उसमें उपन्यास में क्या क्या होता है, उपन्यास में भी कथा होती है भाई, हर उपन्यास में कोई न कोई स्टोरी होती है। उपन्यास में चरित्र चित्रण होता है, यानी जो उपन्यास में जो पात्र होते हैं उनके कैरेक्टर को कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत ज्यादा बताया जाता है। दूसरा, उपन्यास का हर उपन्यास का कोई न कोई परिवेश होता है। क्या होता है, उपन्यास का कोई न कोई परिवेश जरूर होगा, यानी भाई उपन्यास गांव का है, शहर का है, या उपन्यास जो कहा गया आजादी के पहले का है, आजादी के बाद का है। फिर उपन्यास की होती भाषा शैली, यानी उपन्यास की कैसी लैंग्वेज है, गांव की भाषा है या शहरेलू भाषा है या कोई मराठी भाषा है फिर उपन्यास का प्रतिपाद होता है। भाई हर उपन्यास कोई ना कोई संदेश देता है। खास तौर से उपन्यास में सारे तत्व हम लोगों को देखने को मिलते हैं अगर आप किसी भी उपन्यास की बात करेंगे।
अगला हमारा है जी कहानी। उपन्यास की तरह ही कहानी भी एक लोकप्रिय है। उपन्यास से थोड़ी छोटी होती है कहानी। कहानी कह सकते हो कि 1000 या 1500 शब्दों की कहानियां होती हैं। कहानी का आरंभ हिंदी में रहा है और कहानी भारत में कोई नई चीज नहीं है। भारत में पहले भी कहानियां और कहानी कहने की परंपरा तो हमारे यहाँ रही ही है। आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ पर हम लोग बैठ करके दादी नानी हमारे यहाँ पर कहानियां सुनाती हैं। परंपरा तो बहुत पुरानी रही है, ठीक है। उसके कहानी में क्या होता भाई, कहानी में तो कथा होती सबसे पहले। हर कहानी की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी, ठीक है। और कहानी के बाद उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। आप कोई भी कहानी सुनोगे, जैसे कहानी है, उसके बाद क्या होता है, उसमें पात्र आते हैं और उन पात्रों का क्या होता है, चरित्र चित्रण होता है, ठीक है। यानी कैरेक्टर को बताया जाता है। भाई मेरे, आप समझ रहे हो। जैसे कोई कहानी है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई जो कहानी है, कहानी में जो पात्र आ रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, दो बैलों की जोड़ी सुनी होगी, ठीक है, या और भी आप सबने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। तो उसमें जो फिर या तो कहानी का भी परिवेश होता है। भाई कहानी गांव की है, कहानी शहर की है, ठीक है, या कहानी किसी विदेश की है, दूसरे देश की है, कहानी आजादी के पहले की है या आजादी के बाद की है। फिर कहानी में उसका संरचना शिल्प यानी भाषा होती है। हर कहानी की भाषा अलग अलग होती है। हो सकता है कहानी के जो पात्र हैं वो हिंदी बोलते हों, कहानी के पात्र लोकल लैंग्वेज यानी कोई क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। और फिर कहानी का क्या होता है जी, प्रतिपाद। हर कहानी के पीछे लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और लेखक एक मैसेज देना चाहता है उस कहानी के माध्यम से। और कहानियां मनोरंजक बहुत होती हैं। आप सबको पता होगा कि भाई कहानियां हम लोग क्यों लिखते हैं, हम लोग कहानियां क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कहानियां क्या करती हैं, लोगों का मनोरंजन करती हैं। और मनोरंजन के उद्देश्य से कह सकते हैं कि हमारे देश में कहानियों को लिखा जाता है और कहानियों के लिखने की क्या है हमारे देश में परंपरा रही। तो खास तौर से गद्य की जो हम लोगों ने 3 विधाओं की बात की है, उसी प्रकार से लघु कथा थी, यानी छोटी जो कहानियां होती है इसको हम लघु कथा बोलते हैं। खास तौर से शॉर्ट स्टोरी या छोटी कहानियों को हम लोग क्या कहते हैं जी, लघु कथा कहते हैं। निबंध क्या होता है, निबंध संस्कृत भाषा के शब्द से आया है। और निबंध कह सकते हैं एक प्रकार से भैया कि कोई विचार या विमर्श जब किया जाता है उसी को निबंध कहते हैं। कहानी से बिल्कुल उल्टा निबंध चलता है। निबंध जैसे हम गाय पर निबंध लिखते हैं, पेड़ पर निबंध लिखते हैं, हम लोग जैसे भाई भारतीय सभ्यता पर निबंध लिखे, विज्ञान। निबंध विचार विमर्श का है, यानी एक प्रकार से निबंध जो है वो आम नहीं है। निबंध को आप लोग कह सकते हैं कि जिसमें खास तौर से यहाँ पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया जा रहा है, ठीक है। विचार और विमर्श के जरिए हम लोग क्या करते हैं, निबंध का यहाँ पर क्या होता है, लेखन किया जाता है, ठीक है। कोई भी निबंध लिखा था, निबंध पहले अंग्रेजी में लिखे जाते थे, बाद में कह सकते भाई निबंध लेखन की जो परंपरा है आज बाद में अब हिंदी में भी आ गई। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व होता है और निबंध की भाव होता है। भाई निबंध का कोई न कोई विचार है, कोई न कोई भाव है। और अगला होता है निबंध की भाषा। भाई निबंध किस भाषा में लिखा गया है, निबंध इस प्रकार से होता है। निबंध क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके प्रकार से अगर हम लोग बात करें दूसरे चैप्टर में, आपको ज्यादा से ज्यादा जो मैंने पढ़ाया है यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और इन्हीं की आने की क्या है, एग्जाम में आपकी संभावना भी रहेगी। जो मैंने आपको बताया यही करके आप लोग जाइएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा, नमक का दरोगा। ये क्या है, ये प्रेमचंद की एक बड़ी ही फेमस कहानी है और इस कहानी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इसी में से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी पेपर में आएगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नमक का दरोगा कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है और इससे संदर्भ सहित व्याख्या भी आती है, ठीक है, दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा हम लोग जरूर पढ़ लेते हैं कि इस कहानी को शॉर्ट में जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आएगा एग्जाम में तो आप इसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे, क्योंकि आपको स्टोरी तो पता ही होनी चाहिए ना। अगर आपको स्टोरी के बारे में नहीं पता रहेगी और कहानी अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं रहेगी तो भाई आप लिखेंगे कैसे इसको। देखो नमक का दरोगा जो कहानी है ना, प्रेमचंद की एक बहुत फेमस कहानी है। नमक का दरोगा कहानी जो है ना, एक प्रकार से कह सकते कि बहुत शॉर्ट में और बहुत ही संगठित कहानी है। इस कहानी का नायक मुंशी बंसीधर है, यानी कहानी का जो स्टोरी है या कहानी में जो हीरो है, हीरो का नाम क्या है, मुंशी बंसीधर नाम है, ठीक है। वह अपनी पढ़ाई करके नौकरी के लिए आवेदन करता। भाई अगर हम लोग बात करें कि जो
कंपनी का हीरो है, सॉरी कंपनी बोला, कहानी का जो हीरो है मुंशी बंसीधर भाई, उसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, शिक्षा खत्म हो गई, अब वो नौकरी के लिए आवेदन करता है। ठीक है, उसे नमक का दरोगा के रूप में नौकरी मिली है। नमक का दरोगा मतलब समझते हो कि पहले भाई नमक बनता था, अंग्रेजों के जमाने का समय है, तो वहां नमक बनाया जाता था। ठीक है, और कुछ लोग नमक की ब्लैक मेलिंग करते थे, इसलिए नमक जो डिपार्टमेंट होता था, नमक एक पूरा विभाग होता था, और उसमें एक दरोगा, दरोगा एक प्रकार से कह सकते एक अधिकारी है, जो एक प्रकार से गैर कानूनी चीजों को देख रेख करता और किसी को अरेस्ट कर सकता है। दरोगा वैसे पुलिस महकमे में होता, लेकिन अन्य जगहों पर भी दरोगा होते हैं। तो जो मुंशी बंसीधर है उसको किसमें नौकरी मिली है? दरोगा की नौकरी मिली है। और कहां पर दरोगा है? वह नमक का दरोगा है, नमक डिपार्टमेंट में कह सकते हैं, नया जो नमक विभाग है वहां पर कह सकती है वो दरोगा के रूप में उसकी नौकरी मिली है। किसको मिली है? मुंशी बंसीधर को मिली है। ठीक है, देश में नमक का नया विभाग खुला था भाई, नया कह सकते उस समय नया डिपार्टमेंट नमक का खुला था, उसमें नौकरी करने के लिए बहुत सारे लोग ललायित रहते थे। इसका कारण यह था कि नौकरी में ऊपर की कमाई खूब ज्यादा थी। अगर हम लोग बात करें कि जो नमक का दरोगा वाली जो नौकरी है, इसमें भाई मेरे ऊपर की कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई मतलब समझते हो, यानी इसमें रिश्वत बहुत मिलती है। ठीक है, नमक का दरोगा जो नौकरी थी, इसमें कह सकते इसको, इसमें रिश्वत खोरी ज्यादा थी, या इसमें ब्लैक मनी बहुत अच्छी खासी मिल सकती थी, इसलिए ज्यादातर लोग नमक का दरोगा में नौकरी करना चाहते थे। कह सकते कि जब बंसीधर को नौकरी मिली तो उसके पिताजी ने, यानी मुंशी बंसीधर के पिताजी ने उसको रिश्वत के सारे गुण सिखा करके भेजे थे। यानी कह सकते कि मुंशी बंसीधर के पिता चाहते थे कि उनके बेटे को भैया इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी हो गई है, अगर उससे रिश्वत मिल रही है, अगर वो रिश्वत कर भ्रष्टाचार से अगर पैसा इसमें खूब सारा है, तो उसने उसके पिता ने सिखाए थे भैया रिश्वत का पैसा लेना है, रिश्वत आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह सकते वो उसके पिता यह चाहते थे कि मुंशी बंसीधर जो है वह रिश्वत ले और रिश्वत का पैसा इकट्ठा करे और कह सकते भ्रष्टाचार करे और भ्रष्टाचार से खूब सारा पैसा कमाए। ये कौन सोच रहा है? मुंशी बंसीधर के जो पिता हैं वो सोच रहे हैं, और अपने बेटे को सब सिखा करके, होता नहीं भाई जैसे नौकरी करने लड़का जा रहा है तो बता नहीं देते बेटा कैसे तुमको करना है, कैसे रिश्वत लेनी, कैसे क्या करना है। कहते हैं कि सारे गुण सिखा करके मुंशी बंसीधर के पिताजी ने उसको भेजा, और कहते हैं मुंशी बंसीधर ने अपने पिताजी की सारी बात सुन ली। ठीक है, बंसीधर कह सकते जो मुंशी बंसीधर है वो बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनती है। कह सकते मुंशी बंसीधर की खासियत क्या है कि वो बहुत ईमानदार है और भाई मेरे क्या है, बहुत मेहनती है कह सकते हो। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि भाई वो रिश्वत से पैसा कमा ले, ब्लैक मनी से पैसा कमा ले। फादर तो उसको चाहते थे, लेकिन उनका जो लड़का है मुंशी बंसीधर, जो इस कहानी का हीरो है या नायक कह सकते हैं, वो भैया बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती है। उसको कह सकते 6 महीने नौकरी करते हुए हो गए हैं। एक दिन रात को मुंशी बंसीधर को पता चला कि कुछ गाड़ियां जा रही हैं जिसमें कुछ माल जा रहा है। बंसीधर को पता चला कि इस इलाके में एक जमींदार हैं, यानी मुंशी बंसीधर जहां नौकरी करते थे वहां एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनका नाम था पंडित ओपी दीन। और पंडित ओपी दीन जो है कह सकते कि नमक की कालाबाजारी करते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है। ठीक है, बहुत पैसा कमा रखा है और कह सकते वो जमींदार हैं और इलाके में कह सकते कि पंडित ओपी दीन की बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन कह सकते पंडित ओपी दीन जो है ये नमक की कालाबाजारी करने वाले हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि नमक की कालाबाजारी कौन करता है? पंडित यानी पंडित ओपी दीन करते हैं। ठीक है, और मुंशी बंसीधर को पता चला कि भाई रात को गाड़ियां ट्रक जा रहा है जिसमें नमक की कालाबाजारी हो रही है, और नमक की कालाबाजारी करने वाला कौन है? पंडित ओपी दीन है। और पंडित ओपी दीन कह सकते हैं कि उनके इलाके का एक बहुत बड़ा नाम है, जो जमींदार है, बहुत पैसे वाला है, बहुत रुतबे वाला व्यक्ति है। लेकिन मुंशी बंसीधर जो नमक का दरोगा है, यानी जिसको डिपार्टमेंट में जिसकी भर्ती हुई, वो भाई बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। और उस समय कहता कि सरकार अगर कोई व्यक्ति भाई नमक की अगर ब्लैकमेलिंग कर रहा तो गुनाह है और उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। और सरकार ने कह सकते नमक
पर प्रतिबंध लगा रखा कि भाई नमक सिर्फ सरकार बेचेगी, आम आदमी नमक को नहीं बेच सकता था। तो ये जो पंडित यानी ओपी दीन है, जो नमक की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो जमींदार हैं, ये भैया ये ब्लैक मेलिंग यानी नमक को ब्लैक में बेच रहे थे। ठीक है। मुंशी बंसीधर ना पंडित ओपी दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं जाकर के। रात में पता चला भाई गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों में नमक जा रहा था, पता चला गाड़ियों में नमक मिला, और नमक किसका था? पंडित ओपी दीन का था। और पंडित ओपी दीन भाई पता चला कि भाई वो नमक की कालाबाजारी कर रहे हैं। तो नमक की कालाबाजारी के आरोप में मुंशी बंसीधर जो नमक का दरोगा है, उसने कह सकते उसके इलाके के एक बहुत प्रतिष्ठित जमींदार जो थे पंडित ओपी दीन, उनको भैया अरेस्ट कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो पंडित ओपी दीन है दरोगा को 40,000 रुपए की रिश्वत देते हैं। यानी कहते हैं जो नमक का दरोगा है उसको पंडित ओपी दीन जो ये ब्लैक कर रहा था, नमक ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है, जो जमींदार हैं उनको ये कहता 40,000 की रिश्वत देते हैं, लेकिन वो रिश्वत को नहीं लेते हैं। और भैया कह सकते हो कि यानी पंडित ओपी दीन यानी जमींदार को अरेस्ट कर लेते हैं, और कह सकते हो भैया उसको उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अगले दिन भैया कोर्ट में उनको पेश किया जाता। भाई मेरे, आप सबको पता कि भाई अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है तो बाकायदा पुलिस ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, अगले दिन सीधा कचहरी यानी जिसको कह सकते हैं कोर्ट कह सकते हो, कोर्ट में पेशी होती है। और आप सबको पता है कि पंडित ओपी दीन जो हैं बहुत नामी आदमी हैं, बहुत पैसे वाला आदमी है, ठीक है, ब्लैक मेलिंग करता है, नमक की कालाबाजारी करते हैं, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है। तो भैया उन्होंने क्या किया कि अगले दिन कचहरी में कह सकते हो कि वो बाइज्जत बरी हो गए। मजिस्ट्रेट ने मुंशी बंसीधर को कहा कि तुम जिम्मेदारी के साथ नौकरी करो, तुमने तो एक निर्दोष आदमी को पकड़ लिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जमींदार हैं भैया उन्होंने सबको खरीद लिया, उनके पक्ष में सारे लोग हो गए, उनको सबूत मिला नहीं। कहने का मतलब है कि पंडित ओपी दीन जो हैं, जो नमक का कालाबाजारी कर रहे थे और जो इलाके के कह सकते जमींदार थे, बड़े अमीर आदमी हैं, उन्होंने कह सकते पैसे से सबको खरीद लिया। और कह सकते कोर्ट में उनका मामला बिल्कुल नहीं रुका, और कह सकते कोर्ट ने यानी जो जमींदार हैं पंडित ओपी दीन उनको भैया बाइज्जत बरी कर दिया। और जो नमक का दरोगा है मुंशी बंसीधर जो है उसको बोला कि भाई जिम्मेदारी से काम करो, तुमने तो एक निर्दोष आदमी को पकड़ लिया है, ठीक है। यानी कह सकते कि पैसा जो है, पैसे से वो भाई मेरे बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और पैसे से कह सकते हो उनको छुट्टी भी यानी पैसे से छूट भी जाते हैं, ठीक है। इससे कह सकते हो कि मुंशी बंसीधर जो नमक का दरोगा है उसको बड़ी निराशा होती कि भाई एक कह सकते एक करप्ट, एक भ्रष्ट आदमी को उसने पकड़ा था और बाद में पैसे के जरिए वो छूट जाता है, और कहने को कहीं ईमानदारी बची नहीं है। इससे निराश होकर के यानी इस वाकये से निराश होकर के जो नमक का दरोगा है मुंशी बंसीधर भाई मेरे वो नौकरी छोड़ देते हैं और नौकरी से रिजाइन दे देते हैं, और निराश होकर के अपने घर लौट आए। भाई जहां पर इतने ईमानदार आदमी हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, 40,000 की रिश्वत मिल रही थी, वहां पर बाकी लोग रिश्वत लेकर के उनको रिहा कर देते हैं, और एक कोर्ट भी उनको रिहा कर देती है। और जो व्यक्ति इतनी ईमानदारी के साथ नौकरी कर रहा था उसको ही कहती कि भाई तुम जिम्मेदारी के साथ नौकरी करो, तुमने एक ईमानदार आदमी को पकड़ लिया है, ठीक है। इससे उनमें काफी निराशा होती है, मुंशी बंसीधर को नौकरी छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद कह सकते हैं कि जब मुंशी बंसीधर तो भाई नौकरी छोड़ करके अपने घर रहने लगे, नमक के दरोगा की नौकरी छोड़ दी। अचानक क्या हो कि कुछ दिनों के बाद जो पंडित ओपी दीन हैं, वही जो नमक की कालाबाजारी करते थे, वही जो 40,000 रिश्वत पैसा दे रहे थे, वही जो प्रतिष्ठित जमींदार थे जिनके पास खूब पैसा था, सबको खरीद लिया था, ठीक है, और छूट गए थे, वही कुछ दिन के बाद पंडित ओपी दीन जो हैं वो मुंशी बंसीधर के घर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको अपना मैनेजर घोषित करता हूं और अपनी पूरी जायदाद का तुमको मैंने मैनेजर बना दिया। वह उन्हें 6,000 रुपए वेतन कहते हैं कि भैया मैं 6,000 वेतन दूंगा, तुमको नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ दूंगा। मुंशी बंसीधर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। यही कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में यह पर हमको पता चला कि भाई ईमानदारी जो है वो हर जगह, देखो मुंशी बंसीधर यानी पंडित ओपी दीन जो हैं, जो जमींदार हैं, वो कह सकते जरूर भ्रष्ट आदमी हैं, लेकिन उसको भी ईमानदार आदमी की क्या है जरूरत है,
कहने का मतलब कहानी में अगर आप देखोगे कि जो एक आदमी भ्रष्ट आदमी था, जो पैसे देकर के छूटना चाहता था, जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति उसको जेल में डाला, और यानी जो ईमानदार है, ईमानदार जो था और जो नमक की कालाबाजारी करते थे, वही उनको अपना अस्थाई मैनेजर घोषित कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो ब्लैकमेलिंग का कारोबार है, जो रिश्वतखोरी का जो कारोबार है, जो नमक की कालाबाजारी है, उनको एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। समझ रहे हो? यानी हर बेईमान को एक शुद्ध ईमानदार आदमी की जरूरत पड़ती। कोई आदमी कितना ही करप्ट हो, कोई आदमी कितना ही भ्रष्ट हो, कोई आदमी कितनी ही रिश्वत लेता हो, लेकिन उसको एक शुद्ध ईमानदार आदमी की जरूर पड़ती है, जो उसके काम कर सके। यानी उस हर बेईमान को ईमानदार आदमी की जरूरत है, याद रखिए दुनिया। और एक कहानी यही बताती है कि ईमानदारी जो है उसका भाई सच में महत्व है, उसका सम्मान एक दिन वो बेईमान आदमी भी आकर के करता है। जो पैसे देकर के सबसे छूट जाते थे, वही जब उनको सच में जरूरत पड़ी किसी ईमानदार आदमी की, तो वही मुंशी बंसीधर के पास आते हैं, जो बहुत ईमानदार थे। उनको गिरफ्तार किया था, 40,000 की रिश्वत दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं ली। यहीं पर कह सकते हैं कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये है नमक का दरोगा, और एक ईमानदारी की कहानी बताती है। कहानी में यही ट्विस्ट आता है कि यही इसमें कह सकते हैं कि कहानी का मेन यही है कि इस कहानी में अगर आप देखेंगे और इस पूरी स्टोरी को अगर हम लोग देखें, तो स्टोरी में यही होता कि जो उनको गिरफ्तार करता है ईमानदार दरोगा है, उसको रिश्वत देते, रिश्वत नहीं लेता है। ठीक है, बाद में उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बना देते हैं, 40,000 महीना सैलरी देते हैं, और यानी कह सकते भाई नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ देते हैं, और उसी को नौकरी पर रखते हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। यानी हर बेईमान आदमी को कट्टर ईमानदार आदमी की बड़ी बड़ी जरूरत है। और ये नमक का दरोगा कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, और इस कहानी से रिलेटेड मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। दो नाम याद रखना, पहला नाम है मुंशी बंसीधर। मुंशी बंसीधर कौन है? नमक का दरोगा है। ठीक है, और पंडित ओपी दीन कौन है? ये नमक का जो कालाबाजारी कर रहा था, जो 40,000 रुपया रिश्वत दे रहा था, और जो जमींदार है, और इलाके में उसका बहुत बड़ा नाम है। और भाई सब अगले दिन कोर्ट में सबको खरीद करके पैसा वैसा दे करके छूट भी जाता है। तो ये दो कैरेक्टर के सामने इसमें स्टोरी घूमती है। एक बहुत ईमानदार है मुंशी बंसीधर, नमक का दरोगा है अगर हम चरित्रों की बात करें, और एक पंडित ओपी दीन है जो भ्रष्ट है। ठीक है, और इसमें उसके पिता भी आते हैं। नमक का दरोगा जो नमक का दरोगा मुंशी बंसीधर, उसके पिता भी आते हैं। उसके पिता तो चाहते थे मेरा बेटा भाई रिश्वत ले और पैसा कमाए, लेकिन उनका लड़का जो है बड़ा ईमानदार है। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट कहानी है ये आपकी नमक का दरोगा। इससे रिलेटेड मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आकाशदीप, यह भी एक क्या है? कहानी है। ठीक है, आकाशदीप काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, और आकाशदीप कहानी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है चंपा और दूसरा है बुद्धगुप्त। ठीक है, और आकाशदीप जो कहानी है किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, और इस कहानी से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो भाई इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जरूर देख लेते हैं, क्योंकि इस कहानी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्योंकि अगर आपको कहानी पता रहेगी तभी तो आप लिख पाओगे इस कहानी के बारे में ना। तो देखिएगा, अगर हम बात करें जो आकाशदीप कहानी है, देखो कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं। यानी आकाशदीप कहानी में, आकाशदीप जो पूरी कहानी है, दो पात्र हैं, यानी दो कैरेक्टर हैं, उन्हीं के आसपास पूरी कहानी घूमती है। एक है भाई नाम है चंपा, दूसरा नाम है बुद्धगुप्त। दोनों समुद्र में एक जहाज पर बंदी बने हुए, यानी कह सकते भाई जब कहानी शुरू होती है तो समुद्र है, समुद्र में एक जहाज चल रही है, और समुद्र में कह सकते कि जो चंपा है, जो बुद्धगुप्त हैं, दोनों बंदी बने हुए, दोनों के हाथ पैर वैर सब बंधे हुए हैं, दोनों के हाथ पैर बंधे हैं, फिर भी वह प्रयास पूर्वक अपने बंधन को खोल करके मुक्त हो जाते हैं। यानी चंपा और बुद्धगुप्त जो हैं, समुद्र में अगर हम लोग बात करेंगे भाई, समुद्र में एक जहाज है, जहाज पर बंदी बने हुए हैं, बांधे हाथ पैर बंधे हुए हैं, और दोनों ने किसी तरह से प्रयास किया और जो बांध रखी जो रस्सी उसको किसी प्रकार से खोल लेते हैं और अपने बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर नाव के नायक
बुद्धगुप्त से द्वंद्व था, यानी जो नाव का मालिक है उसके साथ जो बुद्धगुप्त है वो एक प्रकार से भैया युद्ध करता है, लड़ाई करता है। भाई जब चंपा और बुद्धगुप्त अपनी रस्सी वस्सी खोल लेते हैं तो नाव के जो नायक है, नाव में जो अन्य लोग हैं जिन्होंने उनको पकड़ रखा था, उसके साथ बुद्धगुप्त क्या करता है, द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व मतलब दो लोग आपस में मिलकर के जब फाइट करते हैं उसको बोलते भाई द्वंद्व युद्ध। यानी जो जहाज का मालिक है जिसको बोलते जहाज का नायक और बुद्धगुप्त में द्वंद्व युद्ध होता है, और इसमें भैया बुद्धगुप्त जीत जाता है। बुद्धगुप्त क्या है, जीत जाता है। अब नाव पर कह सकते हैं बुद्धगुप्त का अधिकार हो गया, यानी नाव किसकी हो, नाव का मालिक कौन हो गया, नाव किसके अंडर में हो गई, बुद्धगुप्त के अंडर में हो गई। नाव धीरे धीरे कह सकते एक द्वीप के पास जा रही है, यानी उनकी जो जहाज है समुद्री बहुत बड़ा जहाज, उसको नाव भी कई बार कह देते हैं, ठीक है। जो जहाज है उनका जिसको बुद्धगुप्त ने जीत लिया, जिसमें चंपा भी है, ये कह सकते एक द्वीप के पास जाते हैं। द्वीप का कोई नाम ना होने के कारण वह उसका नामकरण चंपा द्वीप करते हैं। भाई एक द्वीप पर जाकर के उनका जहाज रुकता है और उस द्वीप का कोई नाम नहीं है, इसलिए उस द्वीप का नाम क्या रख दिया जाता है, चंपा द्वीप। क्या कर दिया भाई, उसका नाम रख दिया चंपा द्वीप है। साथ साथ रहने के कारण और परस्पर सहयोग के कारण चंपा और बुद्धगुप्त में भाव जागृत होने लग जाते हैं। भैया चंपा और बुद्धगुप्त एक ही साथ रहते थे। बुद्धगुप्त भैया नाव में दोनों छूट गए, बुद्धगुप्त ने लड़ाई करके नाव का कह सकते हैं या जहाज का मालिक बन गया है द्वंद्व युद्ध में जीत करके, और बुद्धगुप्त और चंपा साथ साथ रह रहे हैं तो उनमें भाव जागृत होता है, यानी कह सकते हैं चंपा और बुद्धगुप्त में प्रेम संबंध हो जाता है। दोनों अपने पुराने अनुभव को साझा करते हैं, यानी कह सकते बुद्धगुप्त अपनी पुरानी बात सुना रहा है, चंपा अपनी पुरानी बात सुना रही है, यानी बुद्धगुप्त और चंपा में कह सकते हो कि एक प्रेम संबंध बन जाता है। और बुद्धगुप्त जो है और जो चंपा है दोनों अपने पुराने अनुभव मीन्स होता है अपनी पुराने बारे में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मेरी स्टोरी ऐसे है, मेरी कहानी ऐसे है। चंपा बता रही, फिर बुद्धगुप्त बता रहा। इसी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं चंपा और बुद्धगुप्त। तब पता चला कि भैया बुद्धगुप्त जो है वो जलदस्यु है। क्या पता चला, यानी उस कहानी में पता चला कि चंपा को पता जो बुद्धगुप्त है जलदस्यु है। चंपा के पिता मणिभद्र जल के प्रहरी थे, यानी चंपा के जो पिता हैं उनका नाम है मणिभद्र, यानी जो लड़की है जो नायिका है उसको चंपा नाम है। तो चंपा के जो पिता हैं वो ये जो पानी में जो जहाज चलता है उसमें प्रहरी के यानी उसके रखवारे के रूप में काम करते थे। और एक बहुत बड़ा जो समुद्र में पोत चलता है जिसको जहाज बोलते हैं, उस पोत में कह सकते हो कि एक बार बुद्धगुप्त ने आक्रमण कर दिया था और इस आक्रमण में चंपा के पिता मारे जाते हैं। यानी कह सकते हो कि भाई चंपा के पिता को मारने वाला कौन है, बुद्धगुप्त है। क्योंकि बुद्धगुप्त जो है ये समुद्र में जो जहाज चलते हैं उन पर आक्रमण करके उन पर कब्जा करता था ये बुद्धगुप्त। और बुद्धगुप्त और चंपा में प्रेम संबंध हो गया है और चंपा को पता चला कि बुद्धगुप्त ने ही मेरे पिता की हत्या की है या बुद्धगुप्त के कारण ही मेरे पिताजी मरे हैं। चंपा को पता चला। जब यह बात चंपा को पता चली तो चंपा का मन बिल्कुल बदल जाता है। जो चंपा बुद्धगुप्त से धीरे धीरे भैया मेरे भाई मेरे प्रेम करने लगी थी, अब उसका प्रेम एक प्रकार से कह सकते हो कि वो उससे भाई हेट करने लग गई, ठीक है, उसे घृणा करने लग गई। उसका मन जो है वह पूरी तरीके से बदल गया। यही चंपा को पता चला कि मेरे जो पिताजी हैं जिनका नाम है मणिभद्र था, वो भाई समुद्र में जो जहाज चलता है उस जहाज में रखवाली करते थे, प्रहरी थे, रखवारे थे, और उनकी हत्या किसने की है, बुद्धगुप्त ने की है। एक दिन बुद्धगुप्त उनके समुद्र पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर देता है। इससे चंपा का मन बदल जाता है। चंपा को पता चला कि मेरे पिताजी का हत्यारा जो है यही बुद्धगुप्त है। तो इससे चंपा के मन में जो प्रेम है वो जो सारा प्रेम था वह कह सकते भैया उसका पूरा मन बदल गया। अब बुद्धगुप्त से घृणा करने लगी, ठीक है, उसको पसंद नहीं करने लगी, डिसलाइक कर दिया, ठीक है जी। दोनों के बीच में हृदय में प्रेम भाव पल्लवित थी। भाई चंपा को पता है कि इसने मेरे पिता की हत्या की, लेकिन फिर भी कह सकते दोनों के मन में जो प्रेम का भाव है वो है। अतः चंपा कह सकते कि मानसिक द्वंद्व में अपना हथियार फेंक देती, यानी सोच रही, उसको लगता कि कई बार कि मैं बुद्धगुप्त की हत्या कर दूं, अपने पिता का बदला ले लूं। लेकिन चंपा प्रेम भी करती है जिससे, और वही उनके पिता का हत्यारा भी है।
और चंपा के मन में यह द्वंद्व भी है कि मैं इसकी जान ले लूं, यानी वो कभी प्रेम पर कभी अपने पिता को याद करती है। इसी के बीच में कह सकते हैं बेचारी डिसीजन नहीं ले पा रही है, क्या करे क्या ना करे, यानी उसका मन एक प्रकार से कह सकते हो भाई किस चीज को करे विचार ही नहीं कर पा रहा। प्रेम और बदला लेने के बीच में कह सकते हैं कि चंपा का जीवन जो है पूरी तरीके से भैया क्या हो चुका है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, यानी असमंजस में फंसी हुई लड़की। ठीक है भैया, आप बुद्धगुप्त को मार करके वो अपने पिता का बदला ले ले, उसी बुद्धगुप्त से कह सकते हो प्रेम भी कर रही है। तो प्रेम और बुद्धगुप्त से विवाह का प्रस्ताव, बुद्धगुप्त से कहता कि मैं चंपा में तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी का प्रस्ताव भी चंपा मना कर चुकी है भाई, उसने उसके पिता की हत्या की थी एक दिन आकर के, जो जल में समुद्र में प्रहरी के रूप में थे। तो इसलिए शादी का है, प्रेम है और एक तरफ पिता का हत्यारा है, उससे बदला लेने चाहती है। इसलिए चंपा का जो जीवन है पूरा एकांकी हो जाता, अकेली रहने लग जाती है चंपा। ठीक है, उसको एक प्रकार से कहते भाई डिप्रेशन उप्रेशन हो गया है, या कह सकते हो बेचारी सोच ही नहीं पा रही कि क्या करूं क्या ना करूं, जिससे प्रेम किया है वही पिता का हत्यारा निकल गया है, तो भाई आगे कुआं है पीछे खाई है, इस प्रकार से उस बेचारी की स्थिति बन गई है। इससे चंपा कह सकते हो कि इतनी दुखी हो गई है कि आदमी कहता नहीं भाई मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूं। तो इस प्रकार से चंपा अकेली रह रही है। और इस द्वीप में, जिस द्वीप का नाम चंपा द्वीप है, चंपा उसी द्वीप में रहने लग जाती है और आकाश की तरह, आकाश द्वीप जिस प्रकार से आकाश द्वीप जलता है उसी प्रकार से चंपा का जीवन भाई जल रहा है। ठीक है, और ताकि नाविक को रास्ता मिलता रहे, बुद्धगुप्त निराश होकर के वह चंपा द्वीप को छोड़ देता है और भारत भूमि पर चला जाता है। चंपा उसी कह सकते उसी द्वीप में रहती है और चंपा इस प्रकार से कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, और एक प्रकार से प्रेम भी है और एक पिता का हत्यारा भी है। तो इसी प्रतिशोध की भावना में कह सकते हो कि चंपा द्वंद्व में रहती है और अपना एकांकी जीवन वह जीने लग जाती है। तो यही पूरी भाई कहानी है, आकाशदीप की कहानी है। तो कह सकते हैं इसमें दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे एग्जाम में पूछेगा ना चरित्र चित्रण बताओ, तो भैया चंपा के बारे में लिख देना, प्रेमिका है, उसी से प्रेम करी जो उसके पिता का हत्यारा है। ठीक है, और एक प्रकार से एकांकी जीवन जीने लग जाती है, विवाह के प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर देती है चंपा। ठीक है, या कह सकते हो कि जिससे प्रेम किया वही पिता का हत्यारा निकला है, बदला भी लेना चाहती है लेकिन प्रेम भी करती है, इसलिए असमंजस की स्थिति चंपा के सामने बनी हुई है। बुद्धगुप्त क्या है, बुद्धगुप्त चंपा से कहता कि मैंने तुम्हारे पिता की मैंने हत्या नहीं की, किसी और ने की है, लेकिन चंपा फिर भी नहीं मानती है। चंपा ही बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। बुद्धगुप्त क्या है, बड़ा लड़ाका है और कह सकते हैं काफी युद्धों को जीत चुका है, बहुत बहादुर है, चंपा से प्रेम भी करता है, लेकिन फिर भी कह सकते ये दोनों मिल नहीं पाते हैं, या एक कहते भाई प्रेम कथा है कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये पूरी नहीं हो पाती है। इसमें जो नायिका है कह सकते हो नायक को सोच रही कि उसने उसके पिता की हत्या की है, इसलिए प्रेम और कह सकते बदला, प्रतिशोध इसको बोलते हैं, वो बदला ले और उसी से प्रेम करना रही, अपने पिता का बदला भी लेना चाहती है, उसी से प्रेम भी करती है। तो असमंजस की स्थिति में चंपा का पूरा जीवन कह सकते एकांकी जीवन जीती है और अकेली रहने लग जाती है। जो चंपा द्वीप जो मिला था उसका जो चंपा द्वीप नाम रखा था, उसी द्वीप में चंपा रहती है और बुद्धगुप्त कह सकते भाई उस द्वीप को छोड़ करके चला आता है, वापस लौट आता है, और यहीं पर हम लोग कह सकते हैं कहानी समाप्त हो जाती है। बड़ी ही फेमस कहानी है और इस कहानी से मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो भाई आकाशदीप कहानी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला स्टोरी देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा वापसी। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और इससे मैं कह सकता हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वापसी एक कहानी है। ठीक है, ये उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। ठीक है, बहुत ही यानी ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो रिटायर पर्सन हो गए हैं और घर में उनकी किसी प्रकार से चल नहीं रही है, घर में भाई मेरे उनकी कोई सुनता नहीं है। ठीक है, एक रिटायर हुआ जो व्यक्ति है उसकी घर में किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, न तो बेटा सुन रहा है, न तो बहुएं सुन रही है, न तो बेटी सुन रही है, पत्नी भी नहीं सुन रही है। वो सिर्फ लोग उस जो नौकरी करते थे, कमाते उमाते थे, घर पे पैसा भेजते थे तो लोग चलता था, लेकिन जब घर पे रिटायर होकर के कोई व्यक्ति पहुंचा है तो
तो भाई अपनी कुछ होती, कहता है ऐसा करो वैसा करो, तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये वापसी बड़ी बहुत ही रोचक कहानी है, मैं कह सकता हूँ बहुत ही फेमस कहानी में से एक रही है वापसी। तो वापसी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गजाधर बाबू, ठीक है। क्या है? गजाधर बाबू हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है शायद नौकरी करते थे, शायद रेलवे में करते थे। अभी हम बात करेंगे इस कहानी के बारे में, ठीक है। इस कहानी से संदर्भ सहित व्याख्या भी आ सकती है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो बात करेंगे जो वापसी कहानी है, उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी। एक रिटायर्ड व्यक्ति यानी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम है गजाधर बाबू, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, और इनके अकेलेपन की कहानी है, ठीक है, अकेलेपन की कहानी है, ठीक है। गजाधर बाबू जो हैं, इन्होंने 35 साल, कितने दिन जी? गजाधर बाबू ने 35 साल रेलवे में नौकरी की है। और भाई रेलवे में नौकरी करते थे, घर पे नहीं रहते थे, वहीं जो रेलवे वाले क्वार्टर देते हैं ना रहने के लिए, जो घर देते हैं, उसी में रहते थे गजाधर बाबू, घर तो आते नहीं थे। तो 35 साल रेलवे में नौकरी करके रिटायर होकर के अपने घर जा रहे हैं और अपने घर परिवार के बीच में लौटते हैं, आए हैं, जहां कह सकते गजाधर बाबू भाई 35 साल रेलवे में नौकरी करके अपने घर लौटे हैं, जहां पर उनके घर में कह सकते उनकी पत्नी है, उनका विवाहित बेटा अमर है, और उसकी पत्नी है, इसका छोटा बेटा नरेंद्र है, और इनकी बेटी बसंती है। यानी कौन कौन रहता है? बड़ा बेटा मैरिड है, तो बड़ा बेटा और उनकी बहू रहती है, इनकी पत्नी रहती है, छोटा बेटा नरेंद्र है, और बेटी बसंती। यानी इतने लोग कह सकते गजाधर बाबू के परिवार में रह रहे हैं, ठीक है। गजाधर बाबू के लौटने से घर से पहले से चली आ रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है। भाई गजाधर बाबू रिटायर होकर के आए हैं, घर में जैसा पहले चलता था अब वैसा चल नहीं पा रहा है। भाई जैसे मान लो कि घर में एक सिस्टम चलता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आकर के उसमें टीका टिप्पणी करे या बोले ऐसा क्यों कर रहे हो वैसा क्यों कर रहे हो, तो जो पहले से व्यवस्था चली आ रही, जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो गजाधर बाबू के आने से कह सकते हो कि उन लोगों को लग रहा था कि भाई जो जैसे हम लोग जीवन जी रहे थे वैसे जीवन नहीं जी पा रहे हैं, यानी हमारी लाइफ में इनके आने से व्यवधान पड़ रहा है, दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो पहले खुलापन था, जो चीजें थी वैसा नहीं हो पा रहा है। जिस भावनात्मक स्वागत की उम्मीद अपनी पत्नी और बच्चों से कर रहे वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके विपरीत महसूस होता है। तो भाई गजाधर बाबू जब नौकरी करके अपने घर जा रहे हैं तो गजाधर बाबू को लग रहा था कि भाई मैं घर जाऊंगा, 35 साल नौकरी करके जा रहा हूं, तो पत्नी स्वागत करेगी, बच्चे स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा उनके घर पर जाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बल्कि कह सकते कि गजाधर बाबू के जाने से उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप हो जाता है, जो उनकी पत्नी है, बच्चे हैं। पिता होने के नाते गजाधर बाबू अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जिस लगाव के साथ आशा कर रहे थे वह नहीं मिलता है। गजाधर बाबू को लगता था सब उसका आदर सम्मान करेंगे, सब उनका स्वागत करेंगे, और बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं तो सब भाई उनको प्यार मोहब्बत मिलेगा। लेकिन गजाधर बाबू जो है उनको ऐसा प्यार मोहब्बत उनके घर में उनको नहीं मिलता है, और उसको ना मिलने का एक कारण यही है कि पहले जो घर जैसा चला रहा था उस घर में गजाधर बाबू कहते हैं ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हैं, यानी जिस प्रकार से वो कुछ बोलते हैं, ठीक है, इसके विपरीत उन्हें महसूस होता है कि उस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं। भाई गजाधर बाबू एक समय के बाद घर में महसूस करते हैं कि 35 साल नौकरी करके आए, रेलवे से रिटायर हैं, और उनको लगता है कि घर में उनकी कोई जगह नहीं है, घर में उनका कोई महत्व नहीं है, यानी घर में जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो उनको पूछ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा हालत है उनकी, कह सकते हो, ठीक है, कि ऐसी उनकी हालत हो गई है कि घर में उनकी कोई जगह नहीं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। पहले उनकी चारपाई जो थी बैठक में थी, यानी जहां पर सभी लोग बैठते थे वहीं पर गजाधर बाबू की चारपाई यानी खाट पड़ी रहती थी, वहीं बैठे रहते थे। लेकिन बाद में गजाधर बाबू की जो बहू थी उसने ऐतराज किया कि यहाँ क्यों है, तो बिना किसी से पूछे गजाधर बाबू की जो चारपाई है जहां बैठते रहते थे उसको एक कोठरी में जाकर के डाल दिया गया है, जहां पर अब गजाधर बाबू रहते हैं। गजाधर बाबू अपनी पत्नी से शिकायत करते हैं कि घर के काम काज में ना बेटी मदद करती है ना बहू, यानी गजाधर बाबू की पत्नी कहती हैं कि भाई मैं घर पर काम करती हूँ, ना तो बेटी मदद कर रही है ना तो बहू मदद कर रही है। लेकिन जब बेटी और बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो उसको कोई पसंद नहीं करता। गजाधर बाबू कहते हैं भाई सुबह बेटी बनाएगी खाना, शाम को बहू खाना बनाएगी,
या सुबह बहू बनाएगी, शाम को बेटी बनाएगी। तो बहू और बेटी को कोई इसको पसंद ही नहीं करता है। घर खर्च को, भाई घर में खर्चा बहुत होता था, इसलिए गजाधर बाबू कहते हैं भाई घर खर्च जो है इसको थोड़ा कम करो। घर में जो नौकर है उसको छुट्टी दे देते हैं। घर में, इनके घर में एक नौकर भी है, लेकिन गजाधर बाबू कहते हैं कि भाई नौकर की क्या जरूरत है, आप लोग खुद काम कर सकते हैं, ठीक है, घर के खर्चे कम करो। इन सारी चीजों से कह सकते हैं कि घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो घर के लोग सोचते हैं, दखलंदाजी समझते हैं। अपने इस परिवार के रुख से उनका व्यवहार को बड़ा आघात लगता है। सबसे बड़े दुख की बात है कि उनकी पत्नी ही गजाधर बाबू को समझने के लिए तैयार नहीं है। यानी भाई जो उनकी पत्नी है उनको भी अच्छा नहीं लगता गजाधर बाबू जिस प्रकार से ये कह रहे थे। यानी घर के लोग जो हैं वो गजाधर बाबू को भैया बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। यहां तक कि उनकी जो पत्नी है वो भी उनको समझ नहीं पा रही है, ठीक है। गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से, भाई नौकरी करते थे, अकेले रहते थे, तो उनको अकेलापन, गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से भाग करके घर आए हैं, वह अकेलापन सोचे थे कि अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे तो उनका अकेलापन कम हो जाएगा। लेकिन अकेलापन तो कम होने की बात कम नहीं हुआ, बल्कि अकेलापन और बढ़ गया घर आने के बाद। इससे गजाधर बाबू बड़े निराश होते हैं और उनके मन में आता कि वो फिर लौट जाए नौकरी करने के लिए, जहां वह रेलवे में नौकरी करते थे। रेलवे में तो नौकरी अब नहीं मिलेगी, रिटायर हो चुके हैं, इसलिए गजाधर बाबू अपने घर से वापस चले जाते हैं और उनको एक चीनी मिल में नौकरी मिल जाती है। वे अपनी पत्नी को भी कहते हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन वो कहती है कि जाने से इनकार कर देती। और बाद में गजाधर बाबू जो रिटायर होकर के एक बार घर आए थे, 35 साल रेलवे में नौकरी करके आए थे, घर वालों के व्यवहार के कारण या घर वाले जो उनको अच्छा नहीं लग रहा घर वालों को, इसलिए वह निराश होकर के फिर नौकरी पर चले जाते हैं और एक चीनी मिल में नौकरी करने लग जाते हैं। 35 साल रेलवे में नौकरी पहले की है, घर आए तो घर पे बात बनी नहीं। पत्नी को कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उनकी पत्नी भाई साथ जाने से मना कर देती है और गजाधर बाबू फिर चले जाते हैं और नौकरी करने लग जाते हैं। इसीलिए तो इस कहानी का नाम वापसी है। यानी एक बार आए थे और फिर भाई नौकरी से आए थे और फिर वापस उसी नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए इस कहानी का नाम उषा प्रियंवदा ने वापसी कहानी रखा है। और एक कहानी कह सकते कि हमारे घरों और परिवारों में जिस प्रकार से जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार होता है, किस प्रकार से लोग उनको समझते नहीं हैं, किस प्रकार से लोग उनको महत्व तो नहीं देते हैं, ठीक है। यही कहानी कह सकते उषा प्रियंवदा की ये कहानी बताती है, जो 35 साल रेलवे की नौकरी करने के बाद रिटायर होकर के जो घर लौटे हैं, लेकिन घर में उनको समझ नहीं रहा, सबको लगता है कि आ गए हैं घर में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। ना पत्नी को अच्छा लग रहा, ना बहू को अच्छा लग रहा, ना बेटे को अच्छा लग रहा, ना बेटी को अच्छा लग रहा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। और अकेलापन जो गजाधर बाबू को काटता था नौकरी करते हुए, वो अकेलापन कह सकते घर आने के बाद अब यहाँ पर और बढ़ गया। तो इसमें गजाधर बाबू के आप नजर से कह सकते हैं कि आज हमारे समाज में जो रिटायर हुए लोग हैं, उनको देखो घरों में उनकी दुर्दशा किस प्रकार से है। उनको कोई नहीं पूछता, कोई खाना वाना दे दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं। एक समय के बाद जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो भाई रिटायर होकर के आए हैं, जब लोग रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होकर के घरों पर जाते हैं, तो उनकी दुर्दशा लगभग गजाधर नाम है, ठीक है, गजोधर नहीं, गजाधर। तो गजाधर बाबू जैसी भाई उन सब की हालत यही होती है। और आज हमारे समाज में अगर आप देखेंगे जो रिटायर पर्सन हैं, उनकी हालत भी लगभग ऐसी है, बेटी बहुएं उनसे लड़ते रहते हैं। सिर्फ वो उनकी जो पेंशन मिलती है, पेंशन से उनको नाता रहता है, बाकी उनका किसी के लगाव व्यक्ति का नहीं था। बूढ़े भी देखो घरों में देखो एक चारपाई में पड़े रहते हैं, उनसे कोई हालचाल नहीं पूछता है, उनका कोई पानी नहीं पूछता है, उनसे कोई मिलने तक नहीं जाता है, बेचारे वो अकेले एक जगह पर खाट पड़ी रहती वहीं बैठे रहते हैं। तो आज हमारे समाज में जो रिटायर पर्सन है, उन लोगों की यह एक बड़ी समस्या है कि वह अकेलेपन का शिकार हैं, उनसे कोई मिलने नहीं जाता, उनसे कोई बात नहीं करता है। और एक कहानी कह सकते इसी प्रकार की समस्या पर प्रकाश डालती है। तो बड़ी फेमस कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, और इस कहानी से भी कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इसी कहानी से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं। और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो वापसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या गजाधर बाबू से रिलेटेड क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां मैं करवा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, लोभ और प्रीति। और लोभ और प्रीति का मैंने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है।
और इसका लोभ और प्रीति का ये लोग जो पूछते हैं उसका विचार पक्ष और भाव पक्ष पूछा गया है। तो लोभ और प्रीति का ये जो 2.2 है यानी इसका प्रतिपाद्य, या लोभ और प्रीति का या तो प्रतिपाद्य पूछेगा या लोभ या प्रीति का आपसे विचार पक्ष, या एग्जाम में जो आपसे पूछेंगे भाव पक्ष पूछेंगे। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं ज्यादातर इन लोगों ने जो पूछा वही पूछा है। ठीक है, विचार पक्ष का देखिएगा, लोभ और प्रीति मुख्यतः विचार प्रधान निबंध है। लोभ और प्रीति क्या है? एक निबंध है। ठीक है, और कैसा निबंध है? विचार। भाई जैसे कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है, जब हम लोग उस पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। इसलिए लोभ और प्रीति क्या है? विचार प्रधान निबंध है जिस पर आप विचार कर सकते हैं, सोच के विचार विमर्श कीजिए। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने विस्तार से लोभ और प्रीति को स्पष्ट किया। यानी जो ये निबंध है लोभ और प्रीति, इस निबंध को किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और इसमें कह सकते कि लोभ और प्रीति को बिल्कुल विस्तार से यानी डिटेल में कह सकते भाई मेरे। ठीक है, डिटेल से उसको बताया है। दोनों का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद उन्होंने लोभ और प्रीति की तुलना की है। यानी कह सकते हैं कि जो निबंध है लोभ और प्रीति, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले लोभ और प्रीति को बताया, लोभ और प्रीति क्या होती है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया है कि लोभ और प्रीति जो है दोनों की क्या की है? तुलना किया है, यानी कंपैरिजन किया है। ठीक है, दोनों की तुलना करते हुए उसके विकास को रेखांकित किया है। यानी लोभ और प्रीति भाई आगे कैसे बढ़ते हैं या इनका आगे कैसे विकास होता है, ये सारी चीजें कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति निबंध में बताया है। इसके साथ ही लोभ और प्रीति के विविध सापानों को, यानी लोभ और प्रीति भाई कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप हैं, उस प्रकार को भी इन्होंने क्या किया है? स्पष्ट किया है। अतः इस निबंध का पाठ विश्लेषण करते हुए हमें निबंध में अव्यक्त विचारों का अर्थ का अध्ययन करेंगे। भाई इस पाठ में अगर आप देखेंगे जो निबंध है उसमें जो 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 प्रकार के विचार हैं, उन विचारों का हम लोग क्या करेंगे? उसके अर्थ का अध्ययन करेंगे। यह अर्थ विश्लेषण निबंध के भाव पक्ष और विचार पक्ष का हिस्सा, यानी इसका जो विचार पक्ष क्या है और इसके भाव पक्ष का क्या है अध्ययन करेंगे। भाई लोभ और प्रीति का क्या अर्थ होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा निर्धारित अस्थाई भाव को विवेचित नहीं किया, वरना यह भाव होगा। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस का अस्थाई, यानी जो श्रृंगार रस होता भैया, श्रृंगार यानी प्रेम कह सकते हो। ठीक है, शुक्ल जी ने रीति भाव पर निबंध नहीं लिखा, वरना लोभ और प्रीति का विषय पर नहीं कह सकते। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है उन्होंने जो निबंध लिखा है लोभ और प्रीति विषय पर लिखा है। रति भाव नहीं, उन्होंने मनोभाव को लिखा है। बहुत दूर तक दोनों सार्थक हैं, परंतु लोभ और प्रीति रति से व्यापक और यानी कह सकते लोभ जो है और जो प्रीति है यह एक प्रकार का कैसा भाव है? सामाजिक भाव है। क्या है? सामाजिक भाव, यानी कह सकते भाई ये सोशल भाव कह सकते इसमें हमें दिखाई देता है। लोभ और प्रीति कैसा भाव है? सामाजिक भाव है। और इसका विचार कैसा है? सामाजिक विचार क्या है? सामान्य व्यवहार में हम लोभ और प्रीति को परस्पर अलग देते हैं। भाई लोभ मतलब होता है एक प्रकार से अगर आप देखोगा लोभ और प्रीति को अगर आप देखेंगे तो हम लोग सामान्यतः इसको उल्टा समझते हैं कि लोभ अलग है और भाई प्रीति बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में इन दोनों की एकता की बात की, यानी ये दोनों लगभग एक ही हैं, या आप लोग कह सकते एक जैसे ही हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इस निबंध में कहते हैं कि भाई मेरे जो लोभ और प्रीति हैं ये दोनों एक ही हैं, इनमें एकता है, फिर भी परस्पर विरोध की ओर संकेत किया, यानी एक कहते हुए इन दोनों का अंतर बताया है। ठीक है, लोभ का यह लोभ के रूप में रह सकता है। कई बार भाई लोभ जो है, लोभ मतलब होता है प्रकार से भैया होता है लालच या लोभ कई प्रकार से हो सकता है, और कई बार लोभ व्यक्ति का बदलता भी रहता है। ठीक है, दोनों की सामान्य विशेषता है कि दोनों मनोविकार हैं। भाई दोनों चीजें मनुष्य के अंदर में रहती हैं, लोभ और प्रीति दोनों होता है। सुख या आनंद वाली वस्तु के प्रति प्रीति है। जैसे अगर हम किसी चीज से भाई मेरे सुख पाना चाहते हैं या किसी
चीज से हम खुश होना चाहते हैं, वो फलानी चीज हमको मिल जाएगी तो भैया हमको सुख मिल जाएगा, जिसको मोला जाता है प्रीति। प्रीति का मतलब होता है भाई मेरे किसी चीज से आपका लगाव है, किसी चीज से आपकी मोहब्बत है। जैसे भाई हो सकता है किसी आदमी से किसी की प्रीति हो, यानी उसकी मोहब्बत हो या उसका लगाव, लगाव कह सकते, प्रीति मतलब लगाव। जैसे माँ का लगाव बच्चे से है, बच्चे का लगाव पिता से है, आपका लगाव आपके घर वालों से है, ठीक है, या आपके किसी व्यक्ति से हो सकता है। कई बार हमारा लगाव किसी वस्तु से भी हो जाता है ना, देखा होगा ना, जैसे कि कोई प्रीति ऐसे भाई फलानी नौकरी से किसी को नौकरियों से बड़ा लगाव है, ठीक है। तो प्रीति क्या है? जो चीज हमें अच्छी ना लगे और आनंद प्रदान करने में सक्षम ना हो, ऐसा प्रतीत ना हो, सुंदर सुखद ना हो, ऐसी वस्तु हमारे मन में ना लोभ जागृत होना और ना प्रेम। भैया अगर एक बात करें कि जो चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है, जो चीज तुमको सुंदर नहीं लगती है, उन चीजों के मन में, हमारे मन में कोई प्रेम नहीं होता है। समझ देखो, अरे भाई जो आदमी तुमको अच्छा नहीं लगता उससे कभी प्रेम हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल ना। उसको तो आदमी कहता है कि इनको देख लेते हैं तो हमारा आधा खून घट जाता है, खून जल जाता है, इस प्रकार से वो लोग बात करते हैं। तो भाई लोभ क्या है? लोभ मतलब होता है लालच, ठीक है। लोभ और प्रीति अलग हो सकते हैं भाई। लोभ बदलता रहता है, जैसे बच्चा है तो उसका लोभ भैया कुछ खा लूं, ठीक है, लेकिन बच्चा जैसे बड़ा होगा वैसे उसका जो लोभ है वह बदलता रहेगा। प्रीति का मतलब होता है एक प्रकार से जब हमारा किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जब विशेष लगाव है, हम उसको पाना चाहते हैं या हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तब हम लोग यहाँ पर उसको प्रीति है। तो दोनों कई बार दोनों आपको एक जैसे भी दिखाई देंगे भाई, लोभ और प्रीति एक जैसे हैं, और कई बार आपको लगेगा भाई लोभ तो बिल्कुल अलग चीज है, लालच, और प्रीति एक प्रकार का लगाव है, वो बिल्कुल अलग चीज है। यानी हम दोनों चीजों को कई बार क्या है, दो अलग अलग रूपों में देखते हैं और कई बार एक जैसे लगेंगे। कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमें पसंद है, अच्छा लगता है, हमें सुख और आनंद का अनुभूति कराता है, तो वह चीज आपके लिए आनंद की हो जाएगी। हम उस पर मुग्ध हो गए तो यह लोभ या प्रेम नहीं हुआ। अच्छी चीजें सबको अच्छी लगती हैं, लोभ तब माना जाता है जब हमारे मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा जब जाए। लोभ का मतलब क्या है भाई? जो चीज तुम पाना चाहते हो, कहते नहीं भाई हर हालत पे मुझे यही चाहिए, ठीक है। जिन चीजों को तुम पाना चाहते हो, जो चीज भाई अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है, ठीक है, तो जो चीज तुमको अच्छी लग रही है, लेकिन उसी चीज को अगर तुम पाना चाहो, भाई मुझे तो यही चाहिए, मैं यही लूंगा, तो हम इस चीज को क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। ये क्या है? ये लोभ है, लालच है। जब संवेगात्मक और इच्छा का संयोग है तो उस वस्तु को प्राप्त करने की, ना दूर करने की, ना नष्ट करने की इच्छा है, वही हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। यानी भाई जिस चीज को तुम प्राप्त करना चाहते हो उसको ना तुम खत्म करना चाहोगे, उसको प्राप्त करने की इच्छा, ये लोभ है। यानी जो चीज हमें सुंदर लगती है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, और उन्हीं चीजों को या उन्हीं वस्तुओं को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उसे भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। लोभ यानी लालच, ठीक है। और प्रीति क्या है? किसी वस्तु का अच्छा लगना, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, यह प्रेम है। और लोभ दोनों के समान है, परंतु प्रीति कर वस्तु को पाना, उसे अपने पास रखना, दोनों में अलग अंतर है। जैसे प्रीति एक प्रकार से किसी वस्तु को पाना, और अगर सोचो भैया ये हमारे पास हमेशा बनी रहे, तो ये अलग चीज है। लोभ कह सकते हो कि सामान्योमुखी होता है, प्रेम विशेषोमुखी है। कोई भी चीज देखी, यदि उसे लेने के लिए दौड़ पड़े तो भैया लोभ है। कोई चीज मुझको दिखाई दी और मैं उस चीज को लेने के लिए दौड़ पड़ा हूं, तो इसका मतलब भैया वो मेरे मन में लोभ है। किसी वस्तु या कोई खास वस्तु को देख करके उसे प्राप्त करने का प्रयास किया, बाद में कोई अच्छी वस्तु दिखी तो उसकी ओर चले गए, उत्कृष्ट नहीं हुआ, तो वह प्रेमी है। यानी लोभ यानी प्रेमी किसको बोलेंगे? जैसे तुमको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उससे भी अच्छी चीज तुम्हारे सामने आ गई, लेकिन उससे भी अच्छी चीज तुम पाना नहीं चाहते, जो तुम्हें पसंद है वही पाना चाहते हैं, तो यह प्रेम है। यही प्रेम की लक्षणा है। इसलिए शुक्ल जी ने वशिष्ठ मुनि को गाय का उदाहरण दिया है। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय पसंद है, वो उसे लेना चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी उसे देना नहीं चाहते हैं। इस गाय के बदले में विश्वामित्र उनको बहुत सारी गाय देना चाहते हैं। जैसे मान लो कि तुमको कोई लड़की पसंद आ गई, अब भैया आदमी कह रहा है इसी से शादी करेंगे, और उसको दूसरी बहुत सारी लड़कियां दिखा दी गई, उससे सुंदर, उससे बढ़िया, लेकिन फिर भी कह रहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, ठीक है।
लेकिन वशिष्ठ का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस क्रम में ना तो वशिष्ठ लोभी प्रमाणित हुए क्योंकि उनको गाय से प्यार है। तो लोभी व्यक्ति कौन है? जो भैया जो अच्छी चीज दिखी जा रही है उसी के पीछे भाग ले रहा, वो व्यक्ति लोभी है, वो व्यक्ति लालची है। प्रीति का मतलब होता है कि एक प्रकार से कोई चीज तुमको अच्छी लग गई है, प्रीति का लगाव हो जाना, किसी व्यक्ति से लगाव हो गया, किसी वस्तु से लगाव हो गया, इसको भाई हम लोग प्रीति कहते हैं। और प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब होता है कोई चीज अगर तुमको अच्छी लग गई, अब आपको वही चीज अच्छी लगती है, उससे भी बढ़िया चीज अगर तुम्हारे सामने रख दी जाए या उससे भी अच्छी चीज, ठीक है, उससे भी अच्छी चीज अगर हम लोग तुम्हारे सामने ला करके रख दें तो भी व्यक्ति उसको नहीं लेता है। ये भाई प्रेम है। लोभ होगा तो सबके पीछे भाग लेगा, समझ रहे हो, जो भी दिखेगी उसी के पीछे भाग लिया। तो क्या है? ये लोभ है, ये लालच है कि भाई सबको पाना चाह रहा है व्यक्ति, ठीक है। लोभ के कई सारे रूप हैं। प्राप्ति का सानिध्य, अच्छा भैया जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसके साथ रहना चाहते हो, किसी चीज को दूर ना करना खुद से, या किसी चीज को नष्ट ना करना, खत्म ना करना, ये लोभ के नियम है, ये लोभ है, ठीक है। ये लोभ, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? लोभ कहते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि लोभ के दो विषय, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा धन, ये सब वस्तुएं सबको भाती हैं, सब उसको पाना चाहते हैं। ये लोभ सामान्य लोभ है, ठीक है। इसे सहज वृत्ति मान करके समाज मान लेता है। ऐसा लोभी की निंदा नहीं करते भाई। जो आदमी अच्छा खाना चाहता है, जो अच्छा कपड़ा चाहता है, जो अच्छा पैसा चाहता है, जो अच्छा घर चाहता है, ये भी एक प्रकार का लोभ है। लेकिन हमारा समाज इस लोभ को बुरा नहीं मानता है। देखा होगा ना, देखा होगा कभी कभी व्यक्ति किसी खास चीज को चाहता है तब समस्या आती है। फिर मनुष्य को अन्य लोभ की वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुद्रा का आविष्कार कर लिया। मुद्रा से, धन से उसे सब कुछ मिल सकता है। रुपए से भैया अगर आप देखोगे आपको हर चीज प्राप्त हो सकती है, ठीक है। जिसके पास कुछ रुपए हैं वो बड़े बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को भेजते हैं, न्यायालय में फीस देकर के मुकदमे अपने पक्ष में करवा लेते हैं। महंगे महंगे वकील, बैरिस्टर खूब बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। राजधर्म आचार्य अन्य लोग सब सोने पर, यानी सोने पर पानी फेंका, सब टका धर्म हो गया। लोभी जो है भैया, आज अगर हम लोग बात करेंगे, हर व्यक्ति जो है वो लोभ में आ जाता है, लालच में आ जाता है। आज कह सकते भाई लालची जो लोग हैं उनसे कह सकते पूरा संसार और पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आज कहोगे तो हर व्यक्ति आपको क्या दिखाई देगा भाई? लोभी ही दिखेगा। समाज में अगर आप लोग देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा हमें लोग कैसे दिखाई देते हैं भाई? लोभी ही दिखाई देते हैं, लालची ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और प्रीति यानी किसी चीज को अच्छी लग गई उसी को पाना चाहिए, प्रीति है। संसार में लोग धन संग्रह क्यों करते हैं इसका अलग है। कुछ लोग भैया सोचते हैं कि कष्ट का निवारण के लिए धन इकट्ठा कर लो, कुछ लोग सुख पाने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग भविष्य में सुविधा भोगेंगे इसलिए धन इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग उद्देश्य रहता है कि धन इकट्ठा कर लें। तो भाई इस प्रकार से लोग क्या है कि व्यक्ति धन इकट्ठा करता है। तो जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर रहा है, वस्तुएं इकट्ठा कर रहा है, वो क्या है? वह लोभी है, ठीक है। वो प्रेम, ठीक है, क्या है? उसमें लोभ है। और लोभ क्या है भाई? भरा पड़ा है, लोभ कह सकते हैं। लोभ, लालच भरी पड़ी है। पैसा इकट्ठा करना चाहता है, चीजें इकट्ठा करना चाहता है, चीजों को पाना चाहता है। लोभ और प्रीति कह सकते हो कि लगभग एक जैसे है, ठीक है। लोभ और प्रीति एक जैसे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर लोभ और प्रीति में हमको अंतर भी देखने को मिलता है। प्रीति क्या है? हालांकि लोभ और प्रीति में कई बातें एक जैसी हैं, फिर भी वस्तु का लोभ लोभ ही रहता है। व्यक्ति के लिए लोभ प्रीति में बदल सकता है भाई, लोभ प्रीति में बदल सकता है। जैसे मान लो अगर समझाओ, जैसे मान लो भाई मेरे मन में किसी चीज को लालच है, ठीक है। एक दिन लालच थी, लालच आगे चल करके उस चीज के लगाव में बदल सकती है। आप समझ रहे हो? किसी चीज को लेकर के आपके मन में लालच है फलानी चीज को पालें, लेकिन धीरे धीरे जो लोभ है वह प्रीति में बदल सकता है, यानी उस चीज को, उससे आपका लगाव हो गया। इसका कारण यह है कि जिस तरह प्रेम करने वाले व्यक्ति में चेतना आती है, उसी प्रकार प्रिय पात्र में भी यह चेतना होती है कि शुक्ल जी मनस तो कहते हैं। कहने का मतलब है कि भाई मेरे कि जो लोभ है, लोभ आगे चल करके प्रीति में बदल सकता है, ठीक है। जिस चीज को तुम लोभी हो, प्राप्त करना चाहते हो, आगे चल करके हो सकता है कि आप उसी चीज को,
या उसी वस्तु जिस चीज को पाना चाह रहे हो उसी से आपका लगाव हो जाए, उसी से आपका प्रेम हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीति बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी भाई, मेरे प्रीति हो गई, यानी आप जिस चीज को लोभ थे, जिस चीज के प्रति आपका लालच था, अब आपका उसी से क्या हो गया, लगाव हो गया, अब आप उसी को पाना चाहते हैं। एक लोभ प्रीति में बदल जाता है। प्रीति कह सकते हैं यानी किसी चीज के प्रति जो हमारा लगाव है, जैसे माँ का पुत्र के प्रति है, पिता का पुत्र के प्रति है, जैसे प्रेमी प्रेमिका का जो लगाव है वो तो एक प्रकार से लोभ नहीं बल्कि वो प्रीति हो जाता है। ठीक है, यानी लोभ जो है वह हमारा प्रीति में भी क्या है, बदल सकता है और या तब्दील हो सकता है। तो लोभ और प्रीति काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में मैं जरूर कह सकता हूं कि लोभ और प्रीति आपको एग्जाम में लिखने को जरूर आ सकता है। ठीक है, तो लोभ प्रीति इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। और एग्जाम में इसके आने की मैंने जैसे बोला भी वही इसकी संभावना भी ज्यादा ही रहती है। तो पेपर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोभ और प्रीति आएगा। और एक चीज बता दूं, लोभ और प्रीति से आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी आ सकती है, याद रखिएगा। तो लोभ और प्रीति से संदर्भ सहित व्याख्या जो आएगी, तो जो मैं बता रहा हूं आपको यही लिखना। और 12वां चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको करवाया है, क्योंकि मुझे हमेशा रहता है कि लोभ और प्रीति ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, कुटज। कुटज की अंतर वस्तु और उसका विश्लेषण। सबसे पहले हम कुटज का सार देखेंगे और कुटज की अंतर वस्तु को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुटज की या तो विचार पक्ष, भाव पक्ष, या इसकी अंतर वस्तु, या कुटज का सार तो वैसे बहुत कम बार, कई बार हो सकता है को 10 नंबर में कुटज का सार पूछ ले। तो कुटज को हम भाई देखते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक है, देखो कुटज का आरंभ द्विवेदी जी ने पर्वतों के सौंदर्य से करते हुए बताते हैं कि पर्वत के शोभा निकेतन, पर्वतों में हिमालय तो सबसे सुंदर है। कालिदास ने इस हिमालय को देख करके समाधि महादेव की कल्पना की है। यानी कह सकते भैया कुटज क्या है कि जो समुद्र हैं, समुद्र नहीं भाई, हिमालय, समुद्र बोला हूं, जो यानी कह सकते कि जो हिमालय है, हिमालय की जो तलहटी है, हिमालय या कह सकते जो पर्वत होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो हिमालय है उसकी तलहटी में एक कुटुज वृक्ष पाया जाता है। यानी कह सकते कि जिस हिमालय में कोई पेड़ पौधा नहीं पनप रहा है, वहां कह सकते कुटुज नाम का वृक्ष पनप जाता है। इसके चारों तरफ, यानी कुटज जो वृक्ष है, इसके चारों तरफ नीरस पहाड़ियां, नीरस मतलब समझते हो, उसमें किसी प्रकार का रस नहीं है। ऐसे कह सकते कि उस हिमालय में कोई दूसरा पेड़ पौधा पनप नहीं पा रहा है और उसी हिमालय की तलहटी में एक कुटज नाम का वृक्ष जो है पनप जाता है। यहीं से यह कुटज वृक्ष रस का अर्थ यानी जल की स्रोत की खोज कर लेता है। भाई हिमालय में पानी नहीं है, जहां पर्वत होता, जहां पहाड़ होता, उसमें पहाड़ों में पानी नहीं भरा है, लेकिन कह सकते जब कुटज नाम का जो वृक्ष जब उसी हिमालय की तलहटी में पनप जाता है या आ जाता है, तो ये स्वयं ही जल को यानी खोज लेता है। जल कहां से मिलेगा? ठीक है, इस विस्तृत इस यानी देखते हुए द्विवेदी जी कुटज के बाह्य रूप का वर्णन करें। यानी कह सकते कि ये जो द्विवेदी जी हैं, अगर हम लोग बात करें तो द्विवेदी के इस जो कुटज जो वृक्ष है, इसका बाह्य जो रूप है, यानी बाहरी जो रूप इस दिखाई देता है, उसका वर्णन करते हैं। इसी में थोड़ा ठहर करके वह एक दार्शनिक प्रश्न पर विचार करते हैं, नाम और रूप क्या रिश्ता है, नाम रूप का सामाजिक स्वीकृति है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए कह सकते द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका नाम है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विचार करते हुए जानकारी देते हैं कि कालिदास मेघदूत में जब रामगिरी पर यक्ष को मेघ की अभ्यर्थना करनी थी, तब वहां पर कोई पुष्प नहीं था, इसलिए कुटज पुष्प को अंजलि देकर के संतोष करना पड़ा। अर्थात यह वृक्ष मेघदूत में कालिदास के काम, यानी भाई मेरे जो कुटज वृक्ष है ये बहुत काम का वृक्ष है। और कालिदास ने जो मेघदूत नाम की रचना की है, कालिदास ने मेघदूत यानी बादलों की जो बात की है, उस समय कह सकते हो कि ये जो कुटज नाम का वृक्ष था वह कालिदास के काम आया था। इस वृक्ष की अवहेलना संस्कृत साहित्य में तो मिलती है, रहीम ने भी इसकी अवहेलना की है। यानी कह सकते हैं इस वृक्ष का गुणगान या इस वृक्ष के बारे में अगर आप देखोगे तो सबने किया है।
कुटज की खासियत यही है भाई मेरे कि हिमालय का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, वो पर्वतीय इलाका है। उस पहाड़ी और पर्वतीय इलाके में कोई पेड़ पौधा जन्म ही नहीं ले सकता है, कोई पेड़ पौधा जन्म पैदा ही नहीं हो सकता है। लेकिन उस नीरस पहाड़ी में एक कुटज नाम का जो वृक्ष है वो भैया वहां पर उगाता है और वो जन्म ले लेता है, यानी वृक्ष उग जाता है। इसके पश्चात लेखक कुटज का अर्थ करता है। कुट का अर्थ है घड़ा। जब पेड़ घड़े से कैसे पैदा होगा, यानी कुट का अर्थ क्या होता है? घड़ा। यानी अब यह जो पेड़ है घड़े से कैसे पैदा हुआ होगा। फिर वह अपने पाठकों को बताता है कि प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज का है, यानी जो कहते हैं एक बहुत भारत में एक ऋषि मुनि है जिसका नाम है अगस्त मुनि। तो कहा गया है कि अगस्त मुनि को भी हम लोग क्या कहते हैं? कुटज कहते हैं। फिर इस कुट शब्द से कुट, कहारी या कूटनी अन्य शब्द के महत्व है। आगे जानकारी देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि कुटज शब्द आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता, यानी आर्यों का शब्द नहीं है। इस प्रकार ये ऑस्ट्रिया भाषाई परिवार पर चर्चा करते हैं, कैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भूखंडों में मिले, बाद में प्राकृतिक प्रलोक से अलग हो गए। इस बीच में यह जानकारी पाठक को देते हैं कि संस्कृत में अनेक भाषाओं के मिश्रण है। यह भी हमारे भारतीय संस्कृति की मिश्रित संस्कृत है, शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है। इस विषय पर उन्होंने अशोक के फूल पर निबंध को विस्तार से लिखा है। यहाँ पर यानी अशोक का जो फूल है उस पर तो विस्तार से लिखा गया। यह प्रसंग की जानकारी दे दी गई है। इसके बाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज की जीवनी शक्ति का, उसके वैभव का वर्णन है। समाज, मनुष्य और जीवन पर कई सूक्त कहे हैं। अतः वह इस निष्कर्ष पर निबंध को समाप्त करते हैं कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, अपने मन को अपने सवार पर नहीं होने, यानी कुटज जो है मन पर सवारी करता है, अपने पर मन को सवार होने नहीं देता है। तपस्वी मित्र तुम धन्य हो, यानी यह कह सकते हैं जो कुटज जो वृक्ष है, इस वृक्ष के महत्व का गुणगान किया गया है। और इस वृक्ष जो भाई ये जो पेड़ है, कुटज नाम का जो पेड़ होता है, इसके बारे में बताया गया कि ये पेड़ कैसे पनप लेता है। कुट का अर्थ होता है घड़ा, और एक घड़े में किस प्रकार से इस पौधे का जन्म हो गया है। कुटज कह सकते हैं कि भाई जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, वहां पर कह सकते हैं हिमालय की तलहटी में इस पौधे का जन्म हो जाता है और ये पौधे वहां पर बड़ा हो जाता है और ये पानी के स्रोत को स्वयं एक खोज लेता है। जहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं, पत्थर पर भाई कौन सा पेड़ पौधा जमेगा ना, तो उसी हिमालय की तलहटी में एक कुटज नाम का जो वृक्ष है वो पनप जाता है। यानी करें कि जो कुटज है वो मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार होने नहीं देता है। यानी कह सकते भाई, यानी ये अपने मन, यानी मन पर सवारी करता है, यानी मन को अपने ऊपर सवार होने नहीं देता है। अब हम लोग इसकी अंतर वस्तु को देखेंगे। कुटज की यही खासियत है कि भाई जहां पर कोई पौधा, पेड़ पौधा नहीं जन्म ले रहा है, वहां कुटज नाम का वृक्ष जाम जाता है। और ऐसा जगह ये हो जा रहा, पैदा हो जा रहा है कि जहां पर पानी ही नहीं है, कोई और पेड़ पौधा जन्म ले। नीरस पहाड़ी, यानी नीरस का मतलब यहाँ पर कोई रस ही नहीं है, ऐसी जगहों पर एक कुटज नाम का पेड़ पौधा हो जा रहा है। निबंध के दो तत्व हैं, विचार और भाव। इसमें निबंध में किसी एक तत्व की प्रधानता है, दूसरा तत्व भी अवश्य होगा। कुटज में भाव और विचार दोनों का सामंजस्य है। विचार को अभिव्यक्त करते द्विवेदी जी अपने मन की बातें भी कहते हैं और अपना भाव पक्ष भी रखते हैं। इस तरह निबंध के वैचार, यानी ये जो निबंध है, विचार पक्ष और भाव पक्ष इस निबंध में दोनों है। विचार पक्ष क्या, देखो कुटज का आरंभ द्विवेदी जी ने हिमालय के सौंदर्य, यानी जब कुटज के वृक्ष के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं तो कह सकते कि वो हिमालय कितना सुंदर है उसका सौंदर्य का वर्णन करते हैं। फिर वह कालिदास के उदाहरण भी देते हैं कि हिमालय पृथ्वी का मानदंड है। यह मत कालिदास ने कुमार संभवम में कहा, कालिदास का एक प्रमुख ग्रंथ है उसमें बताया है। हिमालय का गहरा संबंध भारत के इतिहास और संस्कृति से, भाई हिमालय का जो संबंध है अगर आप देखोगे तो भारतीय इतिहास और संस्कृति से है ही। अतः द्विवेदी जी मुग्ध भाव से हिमालय का उल्लेख करते हैं। हिमालय पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक का अर्थ है, द्विवेदी शिवालिक का अर्थ है शिव का जटा का निचला हिस्सा ही है। इस पहाड़ी की सूखी और नीरस
यानी पहाड़ी सूखी है, नीरस है, कठोर है, उस भूमि पर यह कल्पना करते हैं कि पहले कालिदास ने भी ऐसी कल्पना की थी। ठीक है, पहले कालिदास ने भी ऐसी कल्पना की थी। यहां पर द्विवेदी जी तथ्यात्मक रूप से पंक्ति लिखते हैं कि हिमालय की समाधि स्थल महादेव की प्रतिमा है, जैसा कालिदास ने कहा था। उसी समाधि स्थल महादेव के कह सकते कि यहां पर कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र हो गया, यानी कह सकते यहाँ कोई हरियाली नहीं है। यानी कहते हैं भाई ये जो हिमालय की तलहटी है, यहाँ पर ना कोई पेड़ पौधा है या ना कोई हरियाली है। यह वो स्थान है जो इतना सूखा है कि दूब भी नहीं है। यानी यह कह सकते हैं कि भाई हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ कोई घास भी नहीं होती है, इतना सूखा स्थान है। इतने सूखे में पानी कहां से होगा? यहाँ पर यह ठिगना सा पेड़ दिख रहा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को बड़ा ताजुब लगता है। यानी उनके मन को ये बड़ा एक प्रकार से सोचने के लिए विवश कर देता है, विचार के लिए, कि भाई जहां घास नहीं पैदा हो रही है, जहां नीरस पहाड़ियां हैं, जहां पर कह सकते हो कि कोई हरियाली नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ कोई कैसा छोटा सा पेड़ यहाँ पर जन्म ले रहा है। इस सूखे में पानी कहां से इस पेड़ को मिल रहा होगा? और यहीं पर कह सकते हैं ठिगना सा छोटा सा कुटज दिखाई दे रहा। यही तो कुटज है। भूख प्यास की चपेट से, गर्मी से बदहाल होते हुए भी यह पेड़ कैसे जी रहा भाई? जहां पर इतनी गर्मी है, इतनी उमस है, पानी नहीं है, और ये पेड़ कैसे जी रहा है? यह जी रहा है, बल्कि आनंद के साथ कह सकते हो वो लहरा भी रहा है। इस विवरण के कारण ही द्विवेदी जी की भावुकता सक्रिय है। फिर भी उनके मन में विचार आता है कि जो पेड़ इतने अभाव में भी खुश है, वह मस्त मौला है। इसके विपरीतार्थी शब्द हैं। इस वृक्ष की आप किसी भी शब्द में प्रयोग कर सकते हैं। द्विवेदी जी कुटज को छिटक कर मानव के जीवन पर आते हैं और कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि लोग बाह्य रूप देखते हैं, होते हैं, उनके भीतर रस का कोई स्रोत नहीं है, हाय का संबंध दूसरे से होता है, यही मानते हैं। यानी कहते हैं अगर आप देखोगे भाई हम लोग जो हैं अंदर से हम लोग इतना रसहीन हो गए हैं कि हम लोग बाहर से भाई हरे भरे दिखते हैं। देखा होगा ना आजकल लोगों की भाई अंदर से आदमी जला भुना है, दूसरों को देख करके जल रहा है, लेकिन उससे अगर आप देखोगे तो बाहर से खुशहाल दिखाई देता है। यानी आज जो इंसान है वह भी क्या है? कुटज के वृक्ष जैसा होता चला जा रहा है। यानी कह सकते बिल्कुल नीरस सा होता चला जा रहा है। यानी उसमें भी किसी प्रकार का भैया रस नहीं बचा हो। यानी वो बाहरी रूप से ही दिख रहा है कि हरा भरा और खुशहाल है। ये खास से आज इंसान की नियत हो गई है। आजकल जो मनुष्य है लगभग ऐसा हो जा, जिस प्रकार से कुटज वृक्ष अकेला खड़ा है और अकेला है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अकेला ही है। उसका भी कोई साथी नहीं, उसका कोई मित्र नहीं है, उसका भी कोई दोस्त यार नहीं है। आज के समय की ये बात करें, यानी कुटज वृक्ष को देख करके वो मानव के रूप का, यानी मानव का स्वभाव लगभग एक कुटज वृक्ष के जैसा ही हो गया है। इसकी कल्पना किसने की है? ये द्विवेदी जी इसी बात को कह रहे हैं। ठीक है, कि भाई हम लोग भी एक कुटज नाम का जो वृक्ष है लगभग उसी जैसे हो गए हैं। भाव पक्ष क्या है? जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध को विचार प्रधान मानते, उसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ना तो विचार ना ही भाव, उनके निबंधों में विचार और भाव परस्पर गूंथे हुए हैं। अब अलग करने का सिद्ध नहीं किया। कुटज कह सकते हो कि प्रधान विषय है। यहां पर द्विवेदी जी सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। उनके अंशों में आप चाहें तो विचार भाव, इसका भाव क्या है? इसका भाव कह सकते भाई कि जो जगह नीरस है, जहां पर कह सकते कि पानी भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा भी नहीं जम रहा, वहां पर एक कुटज नाम का जो वृक्ष है वो जन्म ले लेता है और पानी को सोख रहा है और लहरा रहा भी है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये होता है कि हम लोगों को जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं जम रहा, जहां पर बिल्कुल नीरस चीजें हैं, वहां पर भी हमें खुशहाल भाई रहने की क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? आवश्यकता है। एक कुटज वृक्ष से आप समझ सकते हैं कि मस्त मौला हम लोगों को हमेशा रहना चाहिए ना भाई। अगर आपको सुखदाएं भी नहीं, देखो आदमी हमेशा दुख की बात करता है, भाई मुझे बड़ी दुख है, मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे बड़ी टेंशन है। बल्कि व्यक्ति को दुख और तकलीफ के बारे में अगर सोचेगा तो भाई दुख और तकलीफ ज्यादा से ज्यादा हमारे क्या है? बढ़ते ही जाएंगे ना। तो हमें दुख और तकलीफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं, हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, हम मस्त मौला कैसे रह सकते हैं, हमें इस
कुटज नाम का जो वृक्ष है, इससे सीखने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई कुटज नाम का जो वृक्ष है, जहां पर नीरस पहाड़ियां हैं, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर घास भी नहीं जम रही है, वहां पर भी वो कह सकते हैं लहरा रहा है, वहां पर भी कह सकते हैं कुटज नाम का जो वृक्ष है वो भाई यहाँ पर लहरा रहा है, यहाँ पर ये वृक्ष है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुटज से रिलेटेड मैं कह सकता हूं कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मैंने देखा है कि हर साल लगभग क्वेश्चन आए और इससे मैं कह सकता हूं कई बार संदर्भ सहित व्याख्या भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आप इसकी संदर्भ सहित व्याख्या भी आराम से और खासतौर से इजी तय कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर मैं आप सबको बताता हूं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा, साहस फाड़ों की मणिदीप। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, इससे क्वेश्चन ना लगभग हर साल मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, साहस फाड़ों की मणिदीप क्या है, ठीक है, इसको याद जरूर रखिएगा भाई। साहस फाड़ों की मणिदीप अगर आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो जो मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में यही लिख करके आना है, क्योंकि साहस फाड़ों की जो मणिदीप है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्कुल लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है या लास्ट वाले से जो एक पहला क्वेश्चन रहता है, लगभग वही क्वेश्चन इसमें पूछा भी जाता है। ठीक है, ये कुबेर नाथ राय जो हैं इसके लेखक हैं और यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है, साहस फाड़ों की मणिदीप। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। साहस फाड़ों की मणिदीप इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिया भी है बताने के लिए। देखो, इस निबंध में कुबेर नाथ राय ने मणिपुर के बनने की बताया। मणिपुर आप सबने खूब सुना भी होगा, भारत में एक राज्य है जिसका नाम है भाई मणिपुर। तो मणिपुर जो राज्य है वो कैसे बना है, उसकी कहानी है, उसकी घटना है। और एक कहानी कैसी कहानी है, पौराणिक कहानी है। कैसी कहानी, पौराणिक, यानी जिसमें कह सकते हैं भगवान है, देवी देवता, इस टाइप की कहानी है। ठीक है, और ऐतिहासिक कहानी है। मणिपुर बनने की जो घटना है या मणिपुर जो बनता है उसकी घटना, उस ऐतिहासिक घटना कह सकते हो, ये इसको कुबेर नाथ राय ने बताया है। ठीक है, इस निबंध का मुख्य प्रतिपाद मणिपुर है। मणिपुर के बारे में बताया जा रहा है भैया, मणिपुर कैसा बना है। देखो, मणिपुर प्रदेश का उद्भव कैसे हुआ भाई, मणिपुर कैसे बना, मणिपुर राज्य कैसे बना, इसके उद्भव की शुरुआत उन्होंने बताई, इस कहानी को बताया है। कुबेर नाथ राय के अनुसार भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ नित्य रास लीला किया करते। आप सबको तो भाई भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो गोपियों के साथ क्या करते थे, रास लीला करते थे, रास रचाते थे। ठीक है, प्रेम को एक प्रकार से, प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में क्या करते थे, रास रचाते थे। लेखक हमें उस युग में ले जा रहा है या उस समय ले जा रहा है जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ क्या करते थे, रास रचाते थे। इस रास लीला की चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। भाई देवलोक में भी चली गई कि कृष्ण जो है वो धरती पर रहते हैं और गोपियों के साथ क्या करते हैं, रास रचाते हैं। इसकी चर्चाएं जब देवलोक में गई, ठीक है, देवलोक में गई तो शिव ने भी, यानी भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर ने भी इसकी चर्चा सुनी कि उनके मन में भी, यानी भगवान शंकर के मन में भी कह सकते हो कि इस रास लीला में शामिल होना या कम से कम उसको देखने की इच्छा जागृत हो गई भगवान शंकर में। भाई भगवान शंकर को जब पता चला कि जो श्री कृष्ण हैं वो वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं, तो भगवान शंकर ने जब इसको सुना तो उनके मन में भी क्या हुआ कि भाई हम लोग भी इस रास लीला में शामिल होते हैं, या कह सकते कि कम से कम उसे देखने की इच्छा, यानी इनके मन में आए कि चलो हम लोग भी इस रास लीला को देखते हैं। इस रास लीला को देखने की इच्छा जो है वो भगवान शंकर के मन में जागृत हुई। शिव जी ने कृष्ण से अनुरोध किया, यानी भगवान शंकर ने कृष्ण से रिक्वेस्ट की कि कृष्ण ने भैया इनकार कर दिया, यानी भाई कृष्ण से कहा कि भाई मैं भी रासलीला में आना चाहता हूं, मेरे को भी शामिल कर लो, ठीक है, या मुझे भी दिखा दो कैसी होती है। तो भाई कृष्ण ने बिल्कुल मना कर दिया कि भैया आपको रासलीला में बिल्कुल भी आपकी एंट्री नहीं है, ठीक है, यानी उनको इनकार कर दिया कृष्ण ने।
मिथक कथाओं के अनुसार, यानी ऐसी कुछ कहानियां, ऐसी कुछ कथाएं हैं कि शिव जी ने के 3 नेत्र थे और तीसरे नेत्र से अग्नि, आप सबने सुना भी भाई शंकर के 3 नेत्र हैं, और जब तीसरा नेत्र खुलता है तब प्रलय आ जाती है, उससे आग निकलती है। तो भाई शंकर जी को गुस्सा आ गया होगा, जो सामने वाले को भस्म कर देती, यानी शंकर जी अगर तीसरा नेत्र खोल दें तो कहा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति भस्म हो जाएगा, यानी क्या, उससे आग निकलती, यानी अग्नि निकलती। इसी अग्नि से प्रेम के देवता कामदेव जल करके भस्म हो गए थे, यानी कह सकते एक बार शंकर इतना क्रोधित हो गए थे, काम के देवता जो हैं, ठीक है, काम मतलब सेक्स कह सकते हो, ठीक है। तो जो काम के देवता हैं वो क्या हुए थे, शंकर जी एक बार गुस्सा हो गए थे, तो भैया जो कामदेव थे ना, कामदेव को शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल करके देख लिया था, तो कामदेव क्या होगा, भस्म हो गए थे। बाद में रति के अनुरोध करने, रति कौन है, पार्वती जी, बाद में रति के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें असरी रूप में उपस्थित रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से कामदेव शिव जी के सामने आने से घबराते, यानी जो कामदेव हैं वो भगवान शंकर के आने से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। कौन घबराता, कामदेव घबराते हैं। कहीं भाई शंकर जी ने अगर तीसरा नेत्र खोल दिया, अगर शंकर जी ने कहीं अपनी तीसरी आंख खोल दी तो कह सकते भैया हम भस्म हो जाएंगे, ठीक है। तभी से वो क्या है, शंकर जी के आने से डरते हैं। रास नृत्य में कामदेव की भूमिका महान। रास नृत्य जो यानी श्री कृष्ण जो रास रचाते थे उसमें कामदेव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कह सकते हो जो रास लीला है इसमें कह सकते हैं कि सेक्स जो है या कह सकते जो संभोग है वो सम्मिलित है, इसीलिए तो भाई इसमें कामदेव का क्या योगदान है ना, या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसी तरह नर्तकियां भी शिव जी की उपस्थिति से असहज महसूस कर रही थी, यानी भैया जब रास लीला होती थी, जब नर्तकी यानी नाचने वाली, तो नाचने वाली जब डांस करती थी तो भैया शंकर से असहज महसूस करती थी, यानी उनको अच्छा नहीं, शंकर आ जाते थे, ठीक है, अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा रास लीला में एक पुरुष कृष्ण तो होते ही थे, अन्य पुरुष की उपस्थिति रास लीला में व्यवधान पैदा कर सकती थी। भाई रास लीला में एक पुरुष तो है ही है जो श्री कृष्ण है, लेकिन और कोई पुरुष आ जाए, अगर भगवान शंकर आ गए तो भैया उससे क्या हो सकता है, व्यवधान उत्पन्न हो सकता था, या भाई अच्छा नहीं लगता, ठीक है, विघ्न पैदा कर सकती थी। इन्हीं बातों का विचार करके शिव जी के सामने आने से असहज अनुभूति कर रहे थे। बहुत अनुभव और विनय के बाद यह तय हुआ कि शिव जी वहां तो आ तो सकते हैं लेकिन वह रास नृत्य को देख नहीं सकते, यानी कहा गया कि भाई शंकर जी ने बहुत रिक्वेस्ट की, भाई मुझे रास लीला में आने दो, लोग मान ही नहीं रहे थे, सब मना कर रहे, कृष्ण भी मना कर रहे हैं, कामदेव भी मना कर रहे हैं, गोपियां भी मना कर रही हैं, सब मना कर रहे हैं कि भैया शंकर को क्यों बुला रहे हो, शिव जी को क्यों बुला रहे हो। तो बाद में भैया तय हुआ, फिक्स हुआ कि शिव तो आ तो सकते हैं लेकिन रास और जो नृत्य है उसको देख नहीं सकते हैं। उन्हें वहां पीठ करके, पीठ मतलब समझते पीछे यानी मुंह आगे करके, पीठ करके खड़े होने की अनुमति मिल गई। यानी क्या करना भाई, चलो तुम शामिल तो नहीं हो सकते, देख तो नहीं सकते, काम करना तुम आ जाना और पीठ पीछे करके खड़े हो जाना, ठीक है, देखना नहीं है, इसकी अनुमति मिल गई। और शिव जी ने इसको क्या कर लिया भाई, स्वीकार कर लिया, इस रिक्वेस्ट को शंकर जी ने मान लिया, चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा और पीठ क्या करूंगा, पीठ पीछे करके मैं खड़ा हो जाऊंगा, रासलीला को मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। और शिव जी को यह नृत्य बहुत पसंद है। जब शंकर जी रासलीला में गए और भाई पीठ पीछे करके खड़े हुए और तब शिव जी को लगा कि भाई यहाँ जो डांस हो रहा है बहुत अच्छा डांस हो रहा है, और इससे शंकर जी को क्या हुआ, बहुत मजा आया, ठीक है, ये कह सकते हो। शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए, भाई शिव का स्थान कैलाश पर्वत है, शंकर जी क्या हुए भैया फिर पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए जहां उनका निवास स्थान है। वहां उन्होंने देवी पार्वती से, ठीक है, देवी पार्वती से बोला कि नृत्य का प्रस्ताव रखा। वह दो ऐसी वृंदावन में शांता और एकांता और मनोरमा भूमि की खोज पर निकले, यानी कह सकते कि भगवान शंकर ने कहा कि भाई जो मैं नृत्य देख करके आया हूं, जो रासलीला देख करके आया हूं वो तो बहुत बढ़िया थी। और पार्वती से कहा भाई नृत्य का प्रस्ताव रखा कि तुम एक काम करो, तुम ऐसी जगह खोजो या ऐसी भूमि खोजो जो शांत हो और एकांत हो। भाई रासलीला तो एकांत में होगी ना, तो भाई एक ऐसी भूमि खोजो, एक ऐसी जमीन खोजो जो शांत हो और मनोरम हो, और वृंदावन जैसी भूमि खोजने की बात की गई। इस खोज में दोनों जो है वो मणिपुर पहुंच गए, यानी भगवान शंकर
और पार्वती जमीन और शांत भूमि और एकांत भूमि खोजते खोजते वो दोनों कहां पहुंच गए भैया? मणिपुर पहुंच गए। यहां उन्होंने मानसरोवर से कई गुना बड़ा स्वच्छ तालाब दिखा। यानी जब भगवान शंकर और पार्वती जब मणिपुर पहुंचे तो उनको यहां पर मानसरोवर जो तालाब है उससे भी कई गुना बड़ा तालाब दिखा। चारों तरफ पानी ही पानी था तालाब के। यह देख करके देवी भगवती यानी देवी पार्वती ने कहा, यह तो जल ही जल है, नृत्य के लिए तो भूमि चाहिए जो यहां है ही नहीं। शिव जी ने तभी त्रिशूल से आघात किया, यानी उस पे त्रिशूल से भाई मार दिया। इस आघात से भीतर का जल बाहर निकला और वह जल मणिपुर नदी यानी इंफाल नदी के रूप में बहने लगा। यानी कह सकते भगवान शंकर ने वहां पर पानी पानी दिख रहा था और त्रिशूल मारा और वहां पर एक नदी निकल गई। यह बहती हुई नदी बर्मा देश में जाकर के प्रवेश करती, जिसे आज हम म्यांमार के कहते हैं। यही सिंधु नदी बनी। फिर यही दोनों नदियां इरावती में जाकर के मिल जाती हैं। तो भाई भगवान शंकर ने जिस भूमि की खोज की और जहां पर रासलीला रचाना चाहते थे, जहां पानी पानी दिख रहा था, वहां पर त्रिशूल मार करके उन्होंने भूमि निकाली और वहां पर नदी निकाली है। उसी से कह सकते हैं पौराणिक घटना है और एक प्रकार से कह सकते हो इसमें पौराणिक घटना में पता चलता है कि मणिपुर जो है उसका जन्म कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ। इस प्रकार मणिपुर की यह स्वर्ण भूमि प्रकट हुई। यानी शंकर के त्रिशूल मारने से कह सकते हो कि यह भूमि का प्रकट हुआ, यानी जो आज जिसे हम मणिपुर कहते हैं। ठीक है, तो मणिपुर जो है इसी त्रिशूल भगवान शंकर ने त्रिशूल मार दिया और क्या हुआ भैया? मणिपुर प्रकट हो गया। इस आदिम नृत्य के लिए स्वर्ण लोक से 9 अप्सराएं उतरी और यानी कह सकते भगवान शंकर जब मणिपुर में भाई त्रिशूल मार दिया और भूमि बन गई तो यानी उस समय कह सकते कि स्वर्ग लोक से 9 अप्सराएं आई जो नाचने के लिए, और मणिपुर की 9 पर्वतमालाओं पर एक एक अप्सरा नाचने लगी। सारा एकांत नृत्य मुखर हो गया। आकाश मंडल में, तारा मंडल में सब कह सकते इसको देखने लगे। यानी कह सकते इस डांस को सभी लोग। काल का प्रथम प्रवाह थम गया। अंततः विस्तार वाला दृश्य सिमट करके मणिपुर के चारों तरफ आ गया। इस महान नृत्य में प्रकाश उत्सव मनाया गया। शेषनाग ने पर्वत से आकर के नृत्य भूमि के बीचों बीच हजारों मणि दीप उठा करके स्थिर हो गए। यानी कह सकते कि भाई भगवान शंकर का जो है वो नाग है, तो नाग ने क्या किया? अपने जो फन है यानी जो फन है उस फन को फैलाया और उसके फन फैलाने से कई सारे दीप यानी कह सकते मणि, यानी क्योंकि सांप जो है वो मणि छोड़ता है। ठीक है, आप सबको पता है कि सांप में से मणि निकलती है। तो सांप यानी भगवान शंकर जो सांप हैं उसके जब उसने फन फैलाया तो उससे बहुत सारे मणियां निकली, तो इसलिए सहस्र की मणिदीप इसको कहा गया। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, देखो भाई जब नृत्य होने लगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब स्वर्ग लोक से 9 अप्सराएं आती हैं और मणिपुर की 9 पर्वतमालाओं पर एक एक अप्सरा नाचने लग जाती है। इतना सुंदर नृत्य हो रहा था कि आकाश मंडल या तारा मंडल पंक्तिबद्ध हो गए थे। तो भाई कह सकते जो शेषनाग है, शेषनाग ने अपने फनों को फैलाया और उनके फल फैलाने से बहुत सारी मणियां वहां पर निकली और स्थिर हो गई। इसी सहस्र भूमि दीप की स्मृति में इस क्षेत्र का नाम मणिपुर पड़ा। शेषनाग के इस रूप पर टिप्पणी करते हुए यानी शेषनाग के इस रूप पर टिप्पणी करते हुए कुबेरनाथ राय स्थापित करते कि शेषनाग ने अनंत फण काल के प्रतीक हैं और अनंत काल में पुरुष इस नृत्य के साक्ष्य में एक बिंदु पर कुंडली मार करके बैठ गया है। स्तब्ध प्रवाहहीन गतिहीन होकर के अपने माथे पर हजारों आरती दीप जला करके। तो कह सकते भाई कह सकते कि भगवान शंकर का जब ये डांस हो रहा था और 9 अप्सराएं जब आई थी तो वहां पर जो सांप यानी जो उनका शेषनाग है, शेषनाग जो फन फैलाए तो उस फन फैलाने से बहुत सारे मणियां निकली और उस मणि दीप से कह सकते इस मणि से ही मणिपुर का नाम पड़ा है। तो मणिपुर का कैसे जन्म हुआ इसी को कहा गया सहस्र फानों की मणिदीप। और इस स्टोरी को आप लोग क्या है कि लिख करके आ सकते हैं। इस पूरी कहानी को मैंने आपको सुनाया और बड़ी ही रोचक कहानी है और इस कहानी को अगर आप लोगों ने एक बार सुना होगा तो एक कहानी भी आपको अच्छी तरीके से क्या हो गई होगी, बिल्कुल याद हो गई होगी और बहुत इजी कहानी है। समझ देखिएगा, इसमें मैंने जितना भी आपको टॉपिक बताए वो सारे टॉपिक अगर आप लोग करके जाएंगे तो एग्जाम भाई आपका सच में अच्छा जाएगा। बाकी आपको कुछ जो बहुत ज्यादा
करने की जरूरत नहीं। और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको बताए हैं, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं मैंने आपको बहुत ज्यादा टॉपिक बता दिए और सारे आपको करवा दिए हैं। इस बार तो मैंने बहुत लिमिटेड टॉपिक बताए हैं और उसी लिमिटेड टॉपिक में से आएगा। और एक चीज बताऊं, साहस फाड़ो की जो मणिद्वीप है, इससे आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसमें संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग 3 साढ़े 3 या 4 पेज लिख सकते हैं, और बाकी संदर्भ सहित व्याख्या ना भी आती होगी तब भी आपको करके आना ही आना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा, संदर्भ सहित व्याख्या। और उसको संदर्भ सहित व्याख्या के बाद आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। वो 4 क्वेश्चन भी आपको 100% जो मैंने बताया इसी में से आपको मिल जाएगा, और लिख करके जरूर आएगा। खाली पन्ने छोड़ करके मत आइएगा, लिख करके आओगे तो पेपर 100% पास हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी।